नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज आपके सामने आया हूं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कॉरपोरेट एंटिटीज कंपनीज के रिवीजन के लिए। आप और हम मिलके आज इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बट काफ़ी स्कोरिंग और काफ़ी इजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 कंपनीज के रिवीजन के साथ। आइए लेके चलता हूं मैं आप लोगों को हॉट सीट के ऊपर। 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंटिटीज कंपनीज, इसको हम रिवाइज करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमें मुख्यतः मेनली 3 बातों का डिस्कशन करना है। ये 3 पार्ट्स में हमारा ये चैप्टर ब्रॉडली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि कितने तरह की कंपनी होती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से 2 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक कंपनी को बनाने के समय हमें बनाने पड़ते हैं। और तीसरे में हम बात करेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट किस तरीके से की जाती है, हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। तो शुरू करेंगे पहले वाले पार्ट से, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी। उस डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 2 तरह के डिस्कशंस हमें करने हैं इस वाले में भी। एक होता है जनरल, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, ओपीसी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड डिस्कशन हमारा होगा स्पेसिफिक कंपनीज, दैट इज निधि कंपनी हो गई, सेक्शन 8 कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई, प्रोड्यूसर कंपनी हो गई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, एक तो हम पढ़ लेते हैं जनरल डेफिनेशन ऑफ कंपनी कि कंपनी मतलब क्या। अगर आप कंपनी की डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देखेंगे तो वहां तो बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन दी है, वहां तो बिल्कुल मेंटोस आम जिंदगी है। 2 सबसेक्शन 20 के अंदर क्या दिया हुआ है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। उन्होंने तो उनका पल्ला झाड़ लिया सिर्फ इतना सा बोल के कि जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है उसे हम कंपनी बोलते हैं। पर क्या उस डेफिनेशन से हमारा पर्पस सॉल्व होगा क्या? नहीं, उस डेफिनेशन से तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी एक कंपनी की जनरल डेफिनेशन, जिससे हमें मदद हो। तो देखिए, कंपनी मतलब क्या होता है? कंपनी मतलब एक लीगल एंटिटी होती है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं ताकि वो कमर्शियल एक्टिविटीज कैरी आउट कर पाए। कंपनी 2 वर्ड से मिलकर बना है, कम प्लस पैनी। कम मतलब साथ में मिलना और पैनी मतलब शेयरिंग ब्रेड एंड बटर। तो पुराने समय में जब साथ में मिलकर भोजन किया जाता था उसे कंपनी कहा जाता था। फिर जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ वैसे वैसे इसे कमर्शियल मीनिंग, मॉडर्न मीनिंग, बिजनेस मीनिंग देते गए और इसे एक बिजनेस स्ट्रक्चर के रूप में आज हम जानते हैं। कंपनी मतलब क्या? जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर आते हैं और साथ में बिजनेस करते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस उसमें से चला पाए। तो सर, अगर यही बात है तो फिर हम कंपनी क्यों बनाएं? हमारे पास तो दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर भी हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है। हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर को ही क्यों चूज करें? ऐसा क्या है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर में जो हमें कंपनी बनानी पड़ रही है? तो देखो, बात क्या है कि कंपनी के अंदर आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। कंपनी में से बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके बिजनेस को आगे ले जाएंगे। जैसे कि पहला फीचर हो गया परपेचुअल सक्सेशन का। कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। सर, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब है कि शेयर होल्डर्स विल कम एंड गो बट कंपनी विल ऑलवेज रन, अ शो मस्ट गो ऑन। मतलब एक शेयर होल्डर के चेंज हो जाने से या एक मेंबर के चेंज हो जाने से हमारी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट होता है एंड शेयर होल्डर्स कीप्स ऑन चेंजिंग बट कंपनी ऑलवेज गो ऑन। ठीक है। सेकंड फायदा क्या है? सेकंड फायदा है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से क्या होता है? देखिए, आप और हम जानते हैं कि कंपनी जो होती है वो कंपनी से 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो अपने आप में एक अलग है, मतलब मेंबर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। ये अपने आप में शेयर्स अपने आप में प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती है। कोई इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ये किसी के ऊपर खिलाफ केस फाइल कर सकती है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू सू और टू बी सूड अपॉन। सो ये एक अलग आदमी है, एक अलग पर्सनैलिटी है कॉर्पोरेट। तो ये फीचर हमें कंपनीज में मिलता है। ये फीचर आप देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अवेलेबल नहीं होता है। वहां पर बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर वन एंड सेम थिंग। तो ये फायदा है। ठीक। इसके अलावा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, या इसको भी आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। मान लीजिए एक कंपनी बनाई ए और बी ने मिलके और अब उनकी इच्छा है कि यार ये बिजनेस को बेच देते हैं, तो क्या बिजनेस बेच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आसानी से बिजनेस बेच सकते हैं।
ए और बी अपने शेयर्स किसी भी दूसरे आदमी को, जैसे मान लीजिए सी और डी, उन दोनों को बेच सकते हैं। पर क्या आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बेच सकते हैं? तो आंसर है नो, सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर हमें अच्छा लगता है, हमें सूट करता है। ठीक, तो हमने क्या डिस्कशन किया? अभी तक हमने डिस्कस किया कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं या उसके क्या फीचर्स हैं। अगला डिस्कशन जो हम लोगों को करना है वो करना है टाइप्स ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग, कि कितने तरह की कंपनियां होती है। तो अगली बात आ जाती है कि कितने तरह की कंपनी होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो देखो, अब कंपनी को किस क्लासिफिकेशन में बांटना है वो भी हमें देखना है। अगर आप बात करेंगे लाइबिलिटी के हिसाब से, तो लाइबिलिटी के हिसाब से दो तरह की होती कंपनी। एक होती है लिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अब आप अगर एक बात करेंगे ओनरशिप के हिसाब से कि कंपनी के ओनर्स कितने हैं, बिजनेस ओनर्स कितने हैं, उस हिसाब से आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ऐसे केस में तीन तरह की कंपनी होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, और एक होती है ओपीसी। ठीक है, फिर आप बात करेंगे पर्पस के हिसाब से कि कंपनी बनाई क्यों जाती है, तो वहां पे दो क्लासिफिकेशंस आते हैं, एक आता है जनरल और एक आता है स्टैट्यूटरी। देखिए, इस बारे में आपको मैं पहले बता दूं, छोटा सा डिस्कशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। स्टैट्यूटरी कंपनी तब कहा जाता है जब किसी एक्ट के अंदर हम किसी कंपनी को बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंकिंग कंपनी है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक डेडिकेटेड एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 19 वाला। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि स्टैट्यूटरी कंपनी, तो स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जब किसी एक्ट के थ्रू वो गवर्न होती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 है, उसके थ्रू गवर्न होती है। तो मतलब किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली कंपनी को हम क्या बोलते हैं कि ये तो हो गई स्टैट्यूटरी कंपनी, ये हो गई स्पेशल कंपनी। ठीक है, और एक होती है जनरल कंपनी जो आम कंपनी होती है। जैसे आप और मैं, अगर आपको कोई सी कंपनी बनानी है तो आप और मैं जब एमसीए की वेबसाइट से कंपनी बनाएंगे ना, तो हमारी कंपनी को बोलेंगे जनरल कंपनी। ठीक, इसके अलावा एक अलग क्लासिफिकेशन और है। इस क्लासिफिकेशन में क्या है कि जैसे सेक्शन 8 कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी होती है, निधि कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनीज होती है, स्मॉल कंपनीज होती है। तो ये भी एक टाइप्स ऑफ कंपनी का क्लासिफिकेशन। ठीक, अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। तो जब प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो तीन बातें आएगी। देखो, प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी, तो कौन से सेक्शन में बात दी हुई है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर बात है। ठीक है, तो 2 सब सेक्शन 68 क्या बोलता है? कंपनी से 2013 का, प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो अपने आर्टिकल के थ्रू, पहली बात, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, मतलब अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं करने देती है। ठीक है, सेकंड, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। और तीसरा, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी, मतलब आप इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को कि हमारी कोई सी भी सिक्योरिटी को आप सब्सक्राइब करिए। तो बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो देखो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज 68 के अंदर, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो अपने आर्टिकल के थ्रू, मीन्स अ कंपनी दैट बाय इट्स आर्टिकल, पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, मतलब अपने शेयर्स आसानी से ट्रांसफर नहीं करने देती है। सेकंड, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू मैक्सिमम 200, मतलब मेंबर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरा, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी, मतलब आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि सर हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इतने में बात खत्म हो जाएगी कि सर नहीं, इतने में बात खत्म नहीं होगी। देखो, एक हमने बात करी कि प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। तो जो 200 का कैलकुलेशन है, इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। कौन सी? पहली बात तो ये हो गई कि आप करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे 200 के लिस्ट में। मतलब मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉय को शेयर्स इशू किए हैं, तो वो एम्प्लॉय 200 की लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, करंट भी नहीं होगा, मतलब जो अभी एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी में वो भी नहीं होगा। साथ ही साथ पास्ट एम्प्लॉय को भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, मतलब अगर उसने एम्प्लॉयमेंट में से कंपनी के यहाँ से एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है तो भी आपको उसे 200 की लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है सर, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपको जॉइंट शेयर होल्डर्स अगर हैं
तो उन्हें सिंगल ट्रीट करना है। मान लीजिए आपकी कंपनी में ऐसे कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो ऐसे दो लोग मिलकर एक शेयर को होल्ड करते हैं, तो ऐसे में उसे सिंगल पर्सन काउंट करना है, वन शुड बी काउंटेड। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। उसके अंदर हमने 3 कंडीशंस देखी कि रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, ठीक है। सेकंड, रेस्ट्रिक्ट इट्स टोटल मेंबर टू 200, तो 200 के लिमिट में 2 बातों का ध्यान रखना है कि करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करना है, और सेकंड, जॉइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल शेयर होल्डर ट्रीट करना है। इसके अलावा तीसरे नंबर की कंडीशन है कि प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी। तो देखो यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप कोई सिक्योरिटी के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि हमारी सिक्योरिटीज को आप सब्सक्राइब करिए, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती है। कंपनी को जितने भी लोगों को डिबेंचर्स इशू करने हो, 200 की लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी, जितने लोगों को आपको डिबेंचर्स इशू करना है उतने लोगों को, एन नंबर ऑफ पर्संस को आप डिबेंचर्स अपनी कंपनी के इशू कर सकते हैं। तो डिबेंचर इशू करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दी है, 2 क्लॉज 68 के अंदर दी है। उसके अंदर सर 3 बातें लिखी हैं। पहला है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, मतलब अपनी कंपनी के शेयर्स किसी और को आसानी से ट्रांसफर नहीं करने देती है, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू मैक्सिमम 200, मतलब 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, और 200 में 2 बातों का ध्यान हमें रखना है कि करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय के पास अगर कुछ शेयर्स हैं तो उन्हें इंक्लूड ना करें, साथ ही साथ जॉइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल ट्रीट करें। और इसके अलावा तीसरी कंडीशन यह है कि ये प्रोहिबिट करती है एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, हालांकि आप डिबेंचर्स कितने भी लोगों को इशू कर सकते हैं, ठीक है, बराबर बात है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी की एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि प्राइवेट कंपनी का सरनेम होता है, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड। हर कंपनी को अपने नाम के आगे, हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक। इसके अलावा 2 जनरल बातें, प्राइवेट कंपनी आप जानते हैं ऑलरेडी, कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15। क्या 15 से ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको, तो फिर आप 15 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये डिस्कशन हमारा हो गया कंप्लीट। कौन सा? हमारा डिस्कशन था प्राइवेट कंपनी का, ठीक। दूसरा डिस्कशन आता है पब्लिक कंपनी का। एक हो गई प्राइवेट कंपनी, अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज 71 के अंदर। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कैसी है? पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। क्या बात है सर, इससे आसान कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इसीलिए तो इतने समय तक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी। तो पब्लिक कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना कि ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी हो किसी पब्लिक कंपनी की, उसे भी पब्लिक कंपनी मानते हैं। नहीं 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 सर, अब थोड़ी सी बात बाहर की हो गई, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ये एक बार आप बता दीजिए। तो देखो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। ये एक पब्लिक कंपनी है, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मेंबर्स जो है वो 200 से ज्यादा हैं। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई पब्लिक कंपनी। तो ये तो बराबर है। 2 क्लॉज 71 की डेफिनेशन क्या है पब्लिक कंपनी की? तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो हाँ सर, रिलायंस जो है उसमें 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं, इसलिए रिलायंस क्या है? अब एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मान लीजिए इस रिलायंस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड। ये जो छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये है तो एक प्राइवेट कंपनी, मतलब क्या? इसके अंदर 200 से कम मेंबर्स हैं, इसके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, और ये लोगों से अपनी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने का इनविटेशन भी नहीं दे सकती। ये सब बातों को मानती है आपकी। ये है एक प्राइवेट कंपनी, पर एक्चुअली क्या है ना, इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स रिलायंस ने खरीद लिए। ये छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ नाम की छोटी मोटी है, काम बहुत अच्छा करती है। तो मोटा भाई को दिखा कि अरे ये तो अच्छी कंपनी है, तो इन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया। तो अब ये जो है छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी बन गई है एक पब्लिक कंपनी की। तो सिंस इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड को भी हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर डेफिनेशन के अंदर? देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, 2 क्लॉज 71 क्या बोलता है कि 2 क्लॉज 71 बोल रहा है कि पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पहली बात तो ये, हाँ ये तो समझ में आ गया सर। दूसरा, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी,
तो ये सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ सर आप बराबर बात बोल रहे हैं। सिंस इट इज अ छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी रिलायंस लिमिटेड, तो हम बोलेंगे कि छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड विल बी अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमने किस बारे में कर लिया, ये डिस्कशन हमने कर लिया कि पब्लिक कंपनी होती क्या है। तो हमने प्राइवेट कंपनी डिस्कस कर लिया, हाँ फिर हम कर रहे हैं पब्लिक कंपनी का डिस्कशन जो दिया हुआ है 2 क्लॉज 71 के अंदर। ठीक है सर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो बातें लिखी है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, बिल्कुल बराबर है। और सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है भले ही आप प्राइवेट कंपनी हो तो भी हम बोलेंगे कि आपको, हम आपको पब्लिक कंपनी के नाम से ही चिढ़ाएंगे, भले ही आप आपके नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड लिख रहे हो, बट सिंस यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी यू विल बी क्लासिफाइड एज पब्लिक कंपनी इन द एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, हो गया हमारा डिस्कशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातों का आप ध्यान रख लीजिए। पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आखिरी में सरनेम दैट इज लिमिटेड लिखना जरूरी है, जैसे वो प्राइवेट लिमिटेड लिखती है आपको सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितने मेंबर्स आपको रखना हो आप उतने रख सकते हैं। आपको देखना है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं किसी कंपनी में, तो जस्ट गूगल पे आप सर्च करिए कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड यू विल बी शॉक्ड कि कितने मेंबर्स एक पब्लिक कंपनी के अंदर हो सकते हैं। ठीक, डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम 2 डायरेक्टर थे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम वही 15 वाली बात है। 15 से ज्यादा करना हो तो आप चाहें तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लीजिए एंड देन फिर आप 15 से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, बट पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जिसकी वजह से पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शेयर्स जो है वो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक, 2 कंपनी हमने डिस्कस करी, एक हमने करी प्राइवेट कंपनी, दूसरा हमने करा पब्लिक कंपनी। अब थर्ड डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। आपने सुना है इसके बारे में भी। तो 1 पर्सन कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है। इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, 1 पर्सन मतलब एक आदमी की कंपनी। तो क्या इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं, नेवर। हमेशा इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर एक ही हो सकता है, मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। ठीक है, तो अगर आपको 1 पर्सन कंपनी बनानी है तो क्या आप बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान किस बात का रखना है कि आप एक नेचुरल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन मतलब क्या, आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके देखिए कि क्या मैं रोबोट लगता हूं, अगर हाँ तो फिर आप ओपीसी नहीं बना सकते। और आपको लगता है कि नहीं मैं तो एक नेचुरल पर्सन हूं बराबर से, तो फिर आप नेचुरल पर्सन है तो अगली बात पे जाइए कि क्या आप एक इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक हैं। अगर हाँ आपको ऐसा लगता है कि आप इंडियन सिटीजन भी है, उसके बाद देखिए क्या आप रेसिडेंट हैं, आप इंडियन रेसिडेंट हैं। तो सर रेसिडेंट का मतलब क्या, रेसिडेंट का मतलब भैया ये बोल रहे हैं कि क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिस समय में बात कर रहे हो उसके पहले जो फाइनेंशियल ईयर था, क्या उस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन आप इंडिया में थे क्या। 120 दिन अगर आप कम से कम पिछले साल इंडिया में थे तो आप रेसिडेंट इन इंडिया है। उसके साथ ही साथ फिर आप एक इंडियन सिटीजन तो हैं ही सही, और अगर नेचुरल पर्सन भी हैं तो ऐसे में आप एक 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हमने क्या कर ली, हमने बात कर ली कि सर 1 पर्सन कंपनी मतलब क्या, 1 पर्सन कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके अंदर एक ही मेंबर होता है, एक सोल मेंबर होता है। ठीक, एक 1 पर्सन कंपनी जो होती है ना उसमें आपको एक और आदमी को अपॉइंट करना होता है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने जब शुरू में बात करी थी कंपनी के फीचर्स के बारे में, तो हमने क्या बोला था कि कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है ना, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक मेंबर, किसी मेंबर के आने या जाने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शो विल मस्ट गो ऑन, अ शो मस्ट गो ऑन, ऐसी बात करी थी हमने। ठीक है, तो अब आप बोल रहे हो कि एक ओपीसी है, मान लीजिए एक ओपीसी है जिसके अंदर छोटू मेंबर है, मतलब छोटू ने एक ओपीसी बनाई, और अब हुआ क्या कि छोटू बिल्कुल तेज गाड़ी चला रहा था, बहुत ज्यादा तेज, और छोटू का हो गया एक्सीडेंट एंड बाय अनफॉर्चुनेटली छोटू की हो गई डेथ। तो अब देखो
दुख तो हमें है कि छोटू की डेथ हो गई, पर क्या अब इससे कंपनी जो है छोटू की वो बंद हो जाएगी क्या? अगर आप ऐसे देखें है तो इसमें एक ही मेंबर सिर्फ छोटू, तो छोटू के जाने से कंपनी बंद हो जाएगी। अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो हम बोलते कि यहाँ बंद हो जाती, बट सिंस इट इज एन वन पर्सन कंपनी, इट इज अ कंपनी। यहाँ पे तो आपने बोला कि परपेचुअल सक्सेशन होता है, तो परपेचुअल सक्सेशन कैसे होता है? जब छोटू ने अपनी कंपनी बनाई होगी ना, तो छोटू ने एक नॉमिनी अपॉइंट किया होगा, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं वो छोटू का जो नॉमिनी था उसका नाम था मोटू, तो छोटू ने एक मोटू को अपॉइंट किया था कि भाई अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरा बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, और ये जो मोटू है ये मेरी जगह कंपनी चलाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि हर ओपीसी को एक मेंबर के साथ साथ में एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, कि अगर मान लीजिए मेंबर को कुछ हो जाता है, मेंबर की डेथ हो जाती है, मेंबर इनकेपेबल हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जो नॉमिनी होता है वो टेक ओवर कर लेगा। तो जो प्रोविजंस छोटू के ऊपर अप्लाई थे ना, वैसे के वैसे ही मोटू के ऊपर भी अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो मोटू है वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और वो भी इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि वो भी पिछले साल कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हो। तो ओपीसी की बात हमने कितनी करी अभी तक? ओपीसी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होता है, वो एक ही मेंबर जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। साथ ही साथ उस सिंगल पर्सन को एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो नॉमिनी भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक है सर, तो ये बात हो गई यहां तक की। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं इसी बारे में, एक इंसान एक समय पे एक ही ओपीसी बना सकता है। मतलब अगर आपने एक ओपीसी अभी आपने बना रखी है ऑलरेडी किसी भी नाम से, तो अब आप सेम टाइम पे दूसरी ओपीसी नहीं बना सकते। साथ ही साथ अगर कोई एक पर्सन किसी ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी ऑलरेडी है, तो वो किसी दूसरी ओपीसी के अंदर नॉमिनी या मेंबर नहीं बन सकता। अगर मान लीजिए आप किसी एक ओपीसी में मेंबर हैं, तो दूसरे ओपीसी में तो मेंबर बन ही नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या बोला है कि एक बार में एक ही ओपीसी बन सकती है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी एक ओपीसी के अंदर मेंबर है, मतलब आपने एक ओपीसी बना रखी है, तो क्या आप किसी दूसरी ओपीसी के अंदर नॉमिनी बन सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो। आप एक ही कंपनी के अंदर मेंबर और एक ही कंपनी के अंदर नॉमिनी बन सकते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो माइनर है वो ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता है। अ माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ ओपीसी, नाइदर ही कैन बी अ नॉमिनी। ना तो नॉमिनी बन सकता है ना ही मेंबर बन सकता है। तो रही बात माइनर की, तो भैया माइनर को हमने कर दिया है बाहर, ना वो मेंबर बनेगा ना ही ओपीसी बनेगा, ना ही वो मेंबर बनेगा ना ही नॉमिनी बनेगा। ठीक, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और बातें कर लेते हैं जो एग्जाम में शायद आप लोगों से पूछ ले ओपीसी के बारे में। तो देखो आपको बता दूं मैं कि जैसे सरनेम प्राइवेट लिमिटेड का आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड होता है, पब्लिक लिमिटेड का आखिरी में लिमिटेड होता है, वैसे ही ओपीसी को भी बोल रखा है कि भैया तुम्हारा भी एक सरनेम है जो होगा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको आपके नाम के आगे क्या लिखना पड़ेगा? छोटा मोटा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जिस भी नाम से आप ओपीसी बनाएंगे उसके आखिरी में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आपको ऐड करना है। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्टर अप्रूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि ओपीसी में आप एक डायरेक्टर भी रख सकते हैं सिर्फ। ठीक, हर ओपीसी को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 डेज के अंदर अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने हैं रजिस्ट्रार के पास में। मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, 180 डेज मतलब 30 सितंबर। तो 30 सितंबर के पहले पहले हर ओपीसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास सबमिट करना है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में 4 चीजें इंक्लूड होती है। एक होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है कैश फ्लो, और चौथा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई देखो तुम्हारी कंपनी है, छोटी मोटी ओपीसी हो तुम, तो हम आपको बोलते हैं कि आप कैश फ्लो नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो क्या बोला कि ओपीसी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें चल जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखो एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी को करनी पड़ती है, पर ओपीसी के केस में बोला कि भाई एक ही तो आदमी है, तो काई की एनुअल जनरल मीटिंग, रोज ही अपने आप से मीटिंग करता है, तो ऐसे में बोल दिया कि ओपीसी आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक, एक ओपीसी के अंदर डायरेक्टर की बात करें तो देखो आप मिनिमम 1 डायरेक्टर से भी काम चला सकते हैं। हमने क्या देखा था? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए। पर हमने बोला कि अगर ओपीसी हो तो एक भी डायरेक्टर होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम तो 15 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें। ठीक,
फिर हमने बोला बोर्ड मीटिंग। तो देखो बोर्ड मीटिंग का क्या होता है ना कि अगर एक ही डायरेक्टर है तो जो जनरल मीटिंग में कारण दिया था वही बात है कि अब एक ही डायरेक्टर है तो रोज ही अपने आप से बोर्ड मीटिंग कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रोज ही हो रही है, जब खाली बैठ रहा है तब मीटिंग हो रही है। तो क्या बोला कि भाई अगर एक ही डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो ऐसे केस में आपको हर 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग रखनी है और दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। क्या बोला, वापस बताता हूं। बोर्ड मीटिंग का प्रोविजन क्या है सर? बोर्ड मीटिंग में देखो अगर आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्टर एक है तो बोर्ड मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक से ज्यादा हैं तो ऐसे केस में हर 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग रखनी है जिसमें दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप कम से कम 90 दिन का होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया? ठीक है। अगर रेजोल्यूशन पास करना है ओपीसी को तो कुछ नहीं भाई, मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड कर लो और हो जाएगा रेजोल्यूशन पास। ठीक है। ओपीसी दो काम नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा आप। कौन कौन से? एक तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी वाला, बोला कि भाई छोटा सा तुम एक आदमी तो काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, ऐसे में इतने भारी भारी काम मत करो प्लीज। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी वाला, फाइनेंस वाला काम कुछ मत करो। ठीक है सर, नहीं करेंगे। दूसरा, पब्लिक को शेयर इशू मत करना। आप तो वैसे भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका नाम क्या है? आपका नाम है 1% कंपनी, सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है, तो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। तो हमारा ये वाला डिस्कशन भी खत्म हो गया कि ओपीसी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है। तो हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है आपको याद दिला दूं, हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंटिटीज कंपनीज। उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर अभी तक हमने डिस्कस किया प्राइवेट कंपनी क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया पब्लिक कंपनी क्या होता है, फिर हमने थर्ड नंबर पर डिस्कशन किया कि 1% कंपनी ओपीसी क्या होता है। अब हम बात करेंगे एक और तरह की कंपनी जिसका नाम है निधि कंपनी। तो निधि कंपनी का मतलब क्या होता है? देखो, सेक्शन नंबर 406 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अंदर एक नए तरह का कॉन्सेप्ट लाए। तो देखो क्या हुआ कि ऐसी कंपनी बनाने का ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया जो बैंक का काम करती है ना, वैसा काम ये कंपनी कर सकती है। मतलब क्या? मतलब आप अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी जो है ना वो अपने शेयर होल्डर्स से पैसे एक्सेप्ट करेगी, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगी और उन्हें लोन देगी, लोन भी देगी। तो ये काम कौन करता है? देखो बैंक क्या करती है, बैंक का भी तो यही काम समझते हैं हम लोग कि हमारे पैसे लगती है अपने अकाउंट में और फिर जिसको जरूरत होती है उसे लोन देती है। तो वही काम कौन कर रही है? एक निधि कंपनी। तो निधि कंपनी एक एनबीएफसी टाइप ऑफ कंपनी होती है कंपनी से 2013 में, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, जो अपने मेंबर्स हैं ना, उनके बीच में सेविंग्स की हैबिट को कल्टीवेट करें। वो चाहती है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ये पैसे की वैल्यू को समझें, अपने पैसे को बचाएं। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए एक कंपनी बना दी और फिर उसका नाम रख दिया निधि कंपनी। तो निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसका जो स्टैब्लिश हुई है विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब केयरफुलनेस, मतलब प्रमोट कर रही है केयरफुलनेस एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, मतलब वो सेविंग्स की हैबिट को कल्टीवेट करना चाहती है अपने मेंबर्स के अंदर। ठीक है, वो मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और फिर जिन मेंबर्स को जरूरत होती है उन्हें लोन देती है। तो जो बैंक काम करती है वैसा काम एक निधि कंपनी करती है। ठीक है, निधि कंपनी में मिनिमम 200 मेंबर्स होते हैं और जैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं कि मिनिमम 200 मेंबर होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि निधि कंपनी सिर्फ एक लिमिटेड कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मिनिमम 200 है, तो अगर 201 भी हुए तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो एक पब्लिक कंपनी है। तो निधि कंपनी एक लिमिटेड कंपनी का होती है, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें कम से कम 200 मेंबर हमेशा होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल एक निधि कंपनी के कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए, 10 लाख रुपीज की मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। और एक निधि कंपनी का मेंबर माइनर नहीं हो सकता है। हावेवर गार्जियन अगर चाहे तो माइनर के नाम पे अकाउंट खुलवा के पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक, एक निधि कंपनी मैक्सिमम 25% का डिविडेंड दे सकती है अपने नेट प्रॉफिट के ऊपर, और उसे एक रेशियो है 1:20 डिपॉजिट टू नेट ओन्ड फंड का रेशियो होता है, वो मेंटेन करना होता है। मतलब क्या है इसका? तो देखिए, डिपॉजिट टू नेट ओन्ड फंड रेशियो का मतलब क्या है कि अगर आपके खुद के पैसे 1 रुपए हैं
तो आप डिपॉजिट सिर्फ 20 रुपए का एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अंधाधुन बिल्कुल आंख बंद करके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेशो दे दिया है कि भैया जितना नेट ओन फंड आपका है ना, उसका सिर्फ 20 गुना ही आप एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक और बात है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस से रिलेटेड, कि निधि को अगर अपनी ब्रांचेस बंद या चालू करना है, जैसे निधि कंपनी आपने स्टार्ट करी मान लीजिए, और अब ये जो निधि कंपनी है ना आपकी, ये निधि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, मतलब मजे आ गए, इतनी बढ़िया निधि चल रही थी आपकी, तो आपने सोचा कि यार जब बिजनेस चल ही रहा है अपना निधि कंपनी का, तो क्यों ना इसे आगे बढ़ाया जाए, थोड़ी और जगह पे ब्रांचेस खोलते हैं। तो आपने बोला कि क्या ब्रांच ओपन कर सकते हैं क्या, तो आप गए गवर्नमेंट के पास पूछने, कंपनी से 2013 खोला आपने, तो उसमें लिखा हुआ पाया कि हाँ यार भाई ब्रांच ओपन करनी है तो कर सकते हैं। कितनी, पहली बात तो उन्होंने बोला कि भैया प्रॉफिट कमा रहे हो पिछले 3 सालों में, अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो ही ब्रांच खोलने देंगे। पता चल रहा है कि जो ब्रांच ऑलरेडी है, जो कंपनी आपने बनाई उसमें तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, और बड़े आए नई कंपनी खोलने, नई ब्रांच खोलने, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो क्या पूछा कि भैया लास्ट के 3 सालों में प्रॉफिट है क्या, आपने बोला कि हाँ सर लास्ट के 3 सालों में प्रॉफिट कमाया है, तो अभी तो नई ब्रांच खोलनी है हमको। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला, मतलब कंपनी से 2013 ने बोला कि ठीक है जाओ एक काम करो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 ब्रांचेस खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अलाउ कर रहे हैं। अलाउ कर रहे हैं मतलब ऑटोमेटिक अप्रूवल दे रहे हैं। कंपनी से 2013 के अंदर ही लिख दिया कि अगर आपकी 3 साल, पिछले 3 सालों में प्रॉफिट है, तो ऐसे केसेस में आप 3 ब्रांचेस विद इन अ डिस्ट्रिक्ट खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या करा, आपने ब्रांच अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 ब्रांच और खोल दी, पर आपका पेट फिर भी नहीं भरा। आप चाहते हैं कि यार डिस्ट्रिक्ट में कब तक ही चलाएंगे ना, थोड़ा सा बिजनेस बाहर भी तो चलना चाहिए अपना, कब तक यहीं इंदौर में करेंगे अपन। तो फिर आप वापस गए, आपने कंपनी से 2013 खोला, तो फिर आपको क्या प्रोविजन देखा कि भैया इसके अंदर तो ऐसा लिखा है कि अगर 3 से ज़्यादा ब्रांच आपको डिस्ट्रिक्ट में खोलनी है, 3 से ज़्यादा ब्रांच डिस्ट्रिक्ट में खोलनी है, या डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक भी ब्रांच खोलनी है, तो आपको अप्रूवल लगेगी किसकी, रीजनल डायरेक्टर की। ओहो हो, तो मतलब क्या हुआ, मतलब 3 ब्रांच अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर खोलनी है तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर 3 ब्रांच से ज़्यादा खोलनी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, या फिर डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक भी बाहर ब्रांच खोलनी है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक भी ब्रांच खोलनी है, तो हमने क्या बोला कि आपको अप्रूवल लगेगी किसकी, रीजनल डायरेक्टर की। तो रीजनल डायरेक्टर के पास जाओ और उनसे पूछ लो कि सर हम हमारी ब्रांच खोलना चाह रहे हैं अपने इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 4, 5, 6 जितनी आपको चाहिए वो। या फिर आप ऐसा बोल दो कि सर देखो इंदौर में तो हमारा काम अच्छा चल रहा था, हमने ब्रांचेस खोल भी लिए, हम चाहते हैं कि हमारी एक ब्रांच भोपाल में भी हो, एक ब्रांच उज्जैन में भी हो। तो रीजनल डायरेक्टर बोलेगा कि फिर वो आपसे पूछेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो डॉक्यूमेंट्स आप दे देना, और फिर वो आपको अलाउ कर देगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी खोल सकते हो। ठीक, आप रीजनल डायरेक्टर के पास गए, उन्होंने आपको अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई भोपाल में भी ब्रांच खोल लो, सागर में भी खोल लो, उज्जैन में खोल लो, देवास में खोल लो। अब आपकी अपनी मध्य प्रदेश के अंदर लगभग हर बड़ी सिटी में आपने ब्रांच खोल ली, क्या बात है, बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर आपने सोचा कि यार कब तक ही खेलते रहेंगे छोटा छोटा, यार चलो डिस्ट्रिक्ट के अपने स्टेट के बाहर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो अपन ने सब जगह खोल ली निधि अपनी, अब अपन चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया है, वहाँ पे अच्छी चलेगी निधि। तो आप गए रीजनल, आपने खोला कंपनी से 2013, तो आपको वहाँ कुछ प्रोविजन नहीं दिखा, तो फिर आप गए रीजनल डायरेक्टर के पास, तो रीजनल डायरेक्टर ने बोला कि नहीं 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 नहीं, स्टेट के बाहर निधि की ब्रांच खोलना अलाउड नहीं है। उन्होंने आपको बोला कि भैया जाओ कंपनी से 2013 अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप जिस स्टेट में सिचुएटेड है उस स्टेट के बाहर एक भी ब्रांच नहीं खोल सकते। मतलब अगर आपकी निधि मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है, मध्य प्रदेश के आरओसी में रजिस्टर्ड है, तो फिर आप महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कर्नाटका में कहीं पे भी दूसरी जगह ब्रांच नहीं खोल सकते। अगर आपकी निधि गुजरात में रजिस्टर्ड है तो गुजरात में जितनी मर्जी पड़े उतनी ब्रांचेस खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गुजरात के बाहर खोलना अलाउड है क्या, नहीं। ठीक, तो ये तो बात हो गई ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस की, बिल्कुल सिंपल। आपको समराइज फॉर्म में बताऊं तो क्या, पहली बात तो 3 सालों में प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 सालों में, ठीक है। दूसरी बात क्या, 3 ब्रांचेस विद इन अ डिस्ट्रिक्ट खोलने के लिए किसी की परमिशन जरूरत नहीं है, 3 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ही खोलनी हो या डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक भी खोलनी हो, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लगेगी। स्टेट के बाहर खोलनी हो तो उसके लिए किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। कंपनी से 2013 के अंदर लिख दिया कि एक भी ब्रांच आप निधि की स्टेट के बाहर नहीं खोल सकते। ठीक, तो अब क्या देखो, बिजनेस हमेशा अच्छा ही थोड़ी चलेगा, हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा ना चले, जो ब्रांचेस आपने खोली थी अब आप चाहते हो कि यार बिजनेस तो थोड़ा सा कम चल रहा है, ये ब्रांच अपन बंद कर देते हैं, क्लोजर ऑफ ब्रांच। तो क्लोजर ऑफ ब्रांच के प्रोविजन क्या है, तो देखो
क्लोजर ऑफ ब्रांच में आपको एक भी ब्रांच, कोई सी भी ब्रांच अगर आपको बंद करनी है तो आपको उसके लिए रीजनल डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। मतलब यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि 3 ब्रांच बंद करनी है तो खुद से ही कर लो और 3 से ज़्यादा करनी है तो पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ हर ब्रांच को बंद करने से पहले पूछना पड़ेगा। पूछना किससे पड़ेगा? पूछना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर से। जिस दिन आपको ऐसा लगा कि ब्रांच बंद करनी है या जिस दिन आप ब्रांच बंद करने वाले हैं उसके 60 डेज पहले, 60 दिन पहले रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में जाइए, एक प्लान लेके एक प्लान बनाइए। और उस प्लान में क्या लिखना है आपको कि सर इस ब्रांच में हमने जितने भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं या जितने भी लोन बांटे हैं उन्हें किस तरीके से पे ऑफ किया जाएगा। मतलब अगर डिपॉजिट्स लिए हैं तो उसे किस तरीके से रीपे करेंगे, या फिर हमने कोई लोन दिया हुआ है तो उस लोन को कैसे रिकवर करेंगे। एक प्लान लेके जाना है आपको। तो फिर वो प्लान जब आपका रीजनल डायरेक्टर देखेगा, उसे ठीक लगेगा तो वो अप्रूव करेगा। जब वो अप्रूव कर देगा, वहां से अगले 30 दिनों में एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालिए कि हम हमारी ये वाली ब्रांच बंद करना चाह रहे हैं, और फिर 30 दिनों के बाद ब्रांच बंद कर दीजिए। जिस दिन ब्रांच बंद हो जाए उसके अगले 30 दिनों में एक बार आरओसी को इंटीमेट कर दीजिए कि सर हमने हमारी ब्रांच बंद कर दी है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से आपको क्लोजर ऑफ ब्रांच को मैं हल्का सा बताता हूं। देखिए, आपने डिसाइड किया कि ब्रांच बंद करनी है, तो जिस दिन आप ब्रांच बंद करना चाह रहे हैं उसके 60 दिन पहले, क्या करना है? रीजनल डायरेक्टर के पास जाना है एक प्लान लेके कि सर हम हमारी ब्रांच को बंद करना चाह रहे हैं। और इस प्लान के अंदर 2 बातें लिखेंगे कि जितने भी हमने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं सर इस वाली ब्रांच के अंदर, वो डिपॉजिट्स को हम किस तरीके से रीपे करेंगे, या फिर जितने भी लोन हमने इस ब्रांच से बांटे हैं उस लोन को किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। ये प्लान आपको लेके जाना है किसके पास? रीजनल डायरेक्टर के पास। जब रीजनल डायरेक्टर के पास आप ये प्लान लेके जाएंगे, वो इस प्लान को स्टडी करेगा। उससे अगर लगेगा कि हाँ भाई तुम्हारा प्लान ठीक है, सही है, तो फिर रीजनल डायरेक्टर बोलेगा कि ठीक है ब्रांच बंद कर दो। जिस दिन वो अप्रूवल दे देगा, वहां से अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है। क्या एडवर्टाइजमेंट देना है? एडवर्टाइजमेंट ये देना है कि सर हम हमारी ब्रांच को बंद करना चाह रहे हैं, ये वाली ब्रांच को बंद कर रहे हैं 30 दिनों में। क्यों? ताकि जनरल पब्लिक जो है उन्हें एक बार पता चल जाए कि ये वाली ब्रांच बंद होने वाली है। जिस दिन ब्रांच बंद हो जाएगी, ब्रांच क्लोज हो जाएगी, उस दिन ब्रांच क्लोज होने वाले, जिस दिन ब्रांच क्लोज हो जाएगी आप लोगों की, वहां से अगले 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है? अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको एक बार आरओसी को बताना है कि सर हमने हमारी ब्रांच बंद कर दी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। कोई बड़ी बात है क्या इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो ये ब्रांच के हमने क्लोजिंग के प्रोविजंस भी देख लिए। ओपनिंग के तो देख ही लिए थे, क्लोजिंग के भी देख लिए। ठीक है, आपका काम क्या है? एक निधि कंपनी का काम क्या होता है? निधि कंपनी का काम होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। तो अब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने बोला, कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि भाई अगर एफडी एक्सेप्ट करोगे तो कम से कम 6 महीने की करना और मैक्सिमम 60 महीने मतलब 5 साल की करना। रेकरिंग डिपॉजिट आरडी एक्सेप्ट करोगे तो मिनिमम 12 महीने की करना और मैक्सिमम 60 महीने की करना। ठीक है, सेविंग अकाउंट का क्या बोला गवर्नमेंट ने? बोला कि देखो सेविंग अकाउंट में आपको जितना बैलेंस रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने समय के लिए रखना है कोई रखिए। क्यों? क्योंकि वो तो टाइम, वो वैसे भी डिमांड डिपॉजिट होता है। जितने समय के लिए रखना हो आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात का ध्यान रखिए, हम आपको ब्याज सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर ही देंगे। मतलब आपकी डिपॉजिट, आपका सेविंग अकाउंट है और आपके सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर 80,000 रुपये रखा हुआ है, तो 80,000 के ऊपर ब्याज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 1,05,000 रुपये रखा हुआ है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर हम ब्याज सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर ही देंगे, 1 लाख से ज्यादा के ऊपर हम ब्याज नहीं देंगे आपको। ठीक है, हमने बोला कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए से कम ही रख लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा एफडी और आरडी के ऊपर? जितना आरबीआई बोलेगी कि एनबीएफसी इतना दे सकती है, उतना रेट आप ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो। ठीक, फिर लोन बाय निधि। तो लोन बाय निधि क्या है? आपका काम क्या है? मेन काम क्या है एक निधि कंपनी के? एक काम, मेन काम जो होता है निधि कंपनी के, वो 2 काम होते हैं। पहला तो ये होता है कि डिपॉजिट से एक्सेप्ट करना, तो डिपॉजिट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। दूसरा है लोन के बारे में कि लोन निधि का क्या है। तो देखो लोन में 2 बातें, हाँ मतलब लोन कितना आप दे सकते हो, एक मेंबर को कितना लोन दे सकते हो। तो क्या बोला कि अगर आपके पास टोटल डिपॉजिट 2 करोड़ रुपए तक के हैं, टोटल डिपॉजिट 2 करोड़ रुपए तक के हैं, तो एक मेंबर को मैक्सिमम 2 लाख दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास डिपॉजिट है 1,80,00,000 रुपए के, तो मैं एक मेंबर को कितना लोन दे सकता हूं? मैक्सिमम 2 लाख रुपए का। ठीक है, अगर मेरे पास टोटल डिपॉजिट, सभी मेंबर्स ने जितने भी जमा किए हैं पैसे अभी तक, वो सारे डिपॉजिट कितने हैं? 20 करोड़ रुपए, तो मैं एक मेंबर को कितना लोन दे सकता हूं? एक मेंबर को मैक्सिमम लोन दे सकता हूं मैं 7.5 लाख रुपीज का।
ठीक है। अगर टोटल डिपॉजिट मेरे पास 50 करोड़ रुपीस के हैं तो मैं मैक्सिमम 12 लाख रुपए का लोन दे सकता हूं एक मेंबर को, और मेरे पास अगर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट है तो भी मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं, 15 लाख। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि एक निधि एक मेंबर को मैक्सिमम लोन 15 लाख रुपए का दे सकता है, वो कितनी बड़ी निधि कंपनी क्यों ना हो। मान लीजिए एक निधि कंपनी है जिसके पास 500 करोड़ के डिपॉजिट है, मतलब बहुत बड़ी निधि है, तो वो भी मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है किसी एक मेंबर को? सिर्फ 15 लाख रुपए का। उससे ज्यादा दे सकती है क्या? नहीं, उससे ज्यादा नहीं दे सकती है। ठीक है। इसके अलावा एक और बात बोल दी कि मान लो आपके पिछले 3 सालों में प्रॉफिट नहीं था, मतलब पिछले 3 सालों में आपने प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो ये जो लिमिट है ना, ये वाली, ये जो लिमिट की बात करी ना, ये लिमिट 50% हो जाएगी। मतलब आप पिछले 3 सालों में प्रॉफिट कमाया क्या? नहीं, नहीं कमाया। आपके पास टोटल डिपॉजिट कितना है? 1 करोड़ 80 लाख रुपए। तो वैसे तो नॉर्मल लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपीज की। पर क्या बोला कि सिंस आपने पिछले 3 सालों में प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप मैक्सिमम लोन एक मेंबर को कितना दे सकते हो? सिर्फ 1 लाख रुपए। ओके, समझ में आया? तो ये डिस्कशन हो गया हमारा लोन का। और इंटरेस्ट रेट कितना दे सकते हैं? जो लोन आप दोगे उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने बोला कि जितना आप डिपॉजिट के ऊपर दे रहे हो ना, उसमें 7.5% ऐड कर लेना। जितना डिपॉजिट के ऊपर एक्सेप्ट आपने ऑफर किया उसमें 7.5% और जोड़ लेना। इतना आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो अपने लोन के ऊपर। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया निधि कंपनी के ऊपर। एक्चुअली क्या है ना, निधि कंपनी और वन पर्सन कंपनी, इनका डिटेल्ड डिस्कशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। तो ये एक बड़े बड़े टॉपिक्स जो थे ये हमने दोनों कवर कर लिए। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सेक्शन 8 कंपनी। तो अगली कंपनी जिसकी हमको बात करनी है वो है सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? सेक्शन 8 कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी होती है जो 3 कंडीशंस का फुलफिल करे। कौन कौन सी 3 कंडीशंस है सर? ऐसी कंपनी जिसका फोकस होता है प्रमोशन का। किस चीज का प्रमोशन का सर? प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्ट का प्रमोशन। मतलब आप अगर ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव कैसा है? जिसका ऑब्जेक्टिव नॉन प्रॉफिट है, मतलब आप प्रमोट करना चाह रहे हैं कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर को, और आप अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे, साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट आएगा उसे आप री इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस के अंदर। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि आप एक सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? अ सेक्शन 8 कंपनी मींस अ कंपनी which focus on promotion of objectives like commerce, arts, science, education, social welfare, religion without the intent to distribute a profit to its member। मतलब आप कोई भी डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो हम बोलेंगे कि आप एक सेक्शन 8 कंपनी है। 3 कंडीशंस का कंप्लायंस होना चाहिए सेक्शन 8 कंपनी में, जो हमने पढ़ा वही बातें लिखी हुई है। पहला क्या लिखा है? आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए किस चीज का? ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, सोशल वेलफेयर, रिलीजन एक्सेट्रा, मतलब वही। ठीक है। सेकंड, आप आपका कंपनी का जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस प्रॉफिट को। किस चीज के अंदर? आप उस प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। मतलब आपने एक कंपनी बनाई जिसका काम है फुटबॉल को प्रमोट करना, तो क्या हुआ? आपने फुटबॉल के प्रमोट करने से जो भी पैसा बनाया उस कंपनी में, वो कंपनी का पैसा आप मेंबर्स को नहीं बांटेंगे, वो पैसा आप वापस से कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट कर देंगे कि वापस फुटबॉल प्रमोट करने में चलिए थोड़ा सा और पैसा लगाते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी मींस अ कंपनी जिसका प्रमोशन, जिसका ऑब्जेक्ट हो प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, पहली बात। दूसरा, जो भी प्रॉफिट बिजनेस से कमाएंगे या जो भी प्रॉफिट वो सेक्शन 8 कंपनी से कमाएंगे उसे वापस से अप्लाई कर देंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। तीसरा, आप कोई भी पेमेंट अपने मेंबर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब आप एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो ये 3 चीजें अगर आप कंप्लाई करेंगे तो हम आपको एक सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देंगे। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस दे देगी। ठीक है। क्या क्या बातें हो गई? पहली बात तो ये हो गई कि सर अ सेक्शन 8 कंपनी हैज एन object of promotion of commerce, arts, science, religion, social welfare. Second, any profit earned is invested or applied on the company's objective. तीसरा,
इट प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, मतलब आप उस पैसे को बांट नहीं सकते, आप कोई सा भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक, फिर बात आ गई कि सर क्या एक सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है क्या? तो हाँ, देखो हमने क्या बोला है कि अगर आपको एक सेक्शन 8 कंपनी के ऐसे हिसाब से रजिस्टर होना है तो इन 3 कंडीशन का कंप्लायंस करना है। मान लीजिए जब आप जब इनकॉर्पोरेट हुए थे तब तो आपने इन 3 कंडीशंस का कंप्लायंस किया, पर कुछ समय बाद आपने इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको बनाया था या आपने अपने आपको बनवाया था जब सेक्शन 8 कंपनी के रूप में, तो आपने बोला था कि आप प्रमोशन करेंगे स्पोर्ट्स का, आपने बोला था कि फुटबॉल प्रमोट करेंगे हम हमारे लोकल एरिया में, तो हमने बोला कि ठीक है सेक्शन 8 कंपनी बना लो। पर पता चला कि आप तो बाद में फुटबॉल प्रमोट करने के लिए जो सेक्शन 8 कंपनी बनाई थी उस सेक्शन 8 कंपनी से आप ड्रीम 11 को प्रमोट कर रहे हैं, आप युवा लोगों को बोल रहे हैं कि ड्रीम 11 पे फुटबॉल का गेम खेलिए, वहां से पैसे कमाइए। तो ये क्या हुआ, आपका प्रमोशन किस चीज का था? आपका प्रमोशन था ऑब्जेक्ट जैसे कि स्पोर्ट्स, पर आपने किया क्या, आप दूसरा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था सेक्शन 8 कंपनी का वो तोड़ दिया है। या फिर आपने क्या किया, आपने जो भी पैसा कमाया उस सेक्शन 8 कंपनी से आपने उसे अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के रूप में। तो अगर आपने इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन का कंप्लायंस नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसे केस में आपका सेक्शन 8 कंपनी का जो लाइसेंस है उसे रिवोक कर देंगे। तो सेक्शन 8 कंपनी का आपका जो लाइसेंस है उसे रिवोक कर देंगे। कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब कर सकती है? दो केसेस में। पहला तो देखा कि जब आपने कोई सी भी कंडीशंस था उसका कॉन्ट्रावेंशन कर लिया तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई जब आप कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं तो हम आपका लाइसेंस रिवोक करते हैं। दूसरी बात क्या बोली कि आप जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, मतलब जो सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं ना, वो उसको फ्रॉड्यूलेंटली चला रहे हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक सेक्शन 8 कंपनी है तो आपने किसी से उधार पे माल लिया, क्रेडिटर से, आप वो पैसा ही नहीं दे रहे हैं, आप क्रेडिटर को पैसा ही नहीं दे रहे, क्रेडिटर आपसे बार बार बोल रहे हैं, आप फ्रॉड्यूलेंटली काम कर रहे हैं ऐसा। या फिर आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको बोला था कि शराब छुड़वानी है, आप एक ऐसी सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर हुए थे जिसका काम है शराब छुड़वाने का, पर आप शराब पीने के लिए लत लगवा रहे लोगों की कि शराब पियो, इसके बहुत फायदे हैं, इससे खांसी दूर होती है। तो भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला कि भैया फिर ऐसे में हम आपका लाइसेंस रिवोक कर लेंगे। और जब लाइसेंस रिवोक होगा तो क्या होगा, लाइसेंस रिवोक करने से गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप इनकॉर्पोरेट हुए थे तो आपने बोला था कि सर हम फुटबॉल प्रमोट करेंगे, तो मतलब आप एक फुटबॉल प्रमोट करने के हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी बने थे, अब आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको किसी ऐसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर देगी जिसका काम क्या है, जिसका काम है फुटबॉल प्रमोट करने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रिवोक करने के बाद आपको अमलगमेट कर देगी किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ में, या फिर आपको वाइंडिंग अप के बोल देगी कि चलो बस बहुत हुआ, अब आप आपका बिजनेस बंद करो, और गवर्नमेंट आपको वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे देगी। और वाइंडिंग अप करने के बाद जो भी पैसे बचेंगे, मतलब जो भी सरप्लस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी आपका बचेगा, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बना रखा है, उसके अंदर ये पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कौन सा डिस्कशन कर लिया, हमने डिस्कशन किया सेक्शन 8 कंपनी का। इसमें हमने मेनली 3 बातों पे ध्यान दिया। सबसे पहला तो ये कि एक सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रमोशन का उन चीजों का जो उस लिस्ट में लिखी हुई है, जैसे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, रिलीजियन, सोशल वेलफेयर। ठीक है, दूसरा जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे वो प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट कर देंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव में। एंड थर्ड, आप कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तीनों बातें मान ली। अगर इन तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया, या फिर आप आपके बिजनेस को फ्रॉड्यूलेंटली चला रहे हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चला रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रिवोक करेगी। लाइसेंस रिवोक करने के बाद क्या करेगी, या तो आपको वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे देगी, या फिर आपको अमलगमेट दैट इज मर्ज कर देगी किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, और जो भी पैसे बचेंगे एक्सेस, उसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर कर देगी। ठीक,
फिर अगला डिस्कशन आता है फॉरेन कंपनी का, कि फॉरेन कंपनी मतलब क्या। अभी तक हमने कितनी तरह की कंपनी डिस्कस कर ली। हमने एक तो डिस्कस करी कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, हमने एक डिस्कशन किया कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, हमने एक डिस्कशन किया ओपीसी क्या होती है, फिर हमने बात करी निधि कंपनी के बारे में, फिर हमने बोला कि भैया सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि फॉरेन कंपनी क्या होता है। तो भैया फॉरेन कंपनी मतलब विदेशी कंपनी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि विदेशी। तो फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो, मतलब इंडिया के बाहर बनी हो, ठीक है। दूसरा, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, या तो फिजिकली उन्होंने कोई वेयर हाउस बना रखा है, कोई स्टोरेज हाउस बना रखा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मान लो वेबसाइट के थ्रू, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। और इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं, जैसे कि कुछ चीजें बेचते हैं, कोई सर्विस देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे में हम बोलेंगे कि ये एक फॉरेन कंपनी है। तो देखो हम क्या बात करी हमने हमने बोला कि फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, कहाँ पे दी हुई है, 2 क्लॉज 42 के अंदर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी है। और उस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर 3 बातें हमको ध्यान रखनी है। अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। दूसरा, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, आइदर डायरेक्टली और थ्रू इट्स एजेंट, मतलब इंडिया में आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से आप कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। और बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया का मतलब क्या है, बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया मींस आप यहां से कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि परचेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि आप फिर एक फॉरेन कंपनी है। तीनों कंडीशन का सेटिस्फिकेशन जरूरी है, यहाँ पे एंड है, ये प्लस का मतलब है एंड। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, एंड कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि यू आर अ फॉरेन कंपनी, ठीक। देखो क्या होता है कि जो कंपनी से 2013 है, इसमें 1 to 470 टोटल 470 सेक्शंस हैं। अब ये 470 सेक्शंस जो है ना पूरे के पूरे, ये किसके ऊपर लगते हैं, ये तो लगते हैं कंपनी के ऊपर। और कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन क्या दी है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट किसके ऊपर लगता है, कंपनीज के ऊपर। और कंपनीज क्या होता है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। तो ये जो फॉरेन कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 है क्या, तो आंसर इज नो, नहीं, ये तो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या उसके ऊपर कंपनी एक्ट 2013 लगता है क्या, नहीं यार, उसके ऊपर तो कंपनी एक्ट 2013 नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि कंपनी एक्ट तो इंडियन कंपनीज के ऊपर लगता है जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है। तो फिर ऐसी फॉरेन कंपनी को क्या करें, ऐसी कंपनी को कैसे रेगुलेट करें, गवर्न करें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, फॉरेन कंपनी जो हमने 2 क्लॉज 42 के अंदर डिफाइन करी है, ऐसी फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 के कुछ प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट ने लिख दिया सेक्शन नंबर 379 के अंदर, जिसमें क्या लिखा है गवर्नमेंट ने कि जो फॉरेन कंपनीज हैं जो 2 क्लॉज 42 के अंदर डिफाइंड है, अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है फॉरेन कंपनी जो 2 क्लॉज 42 में डिफाइंड है, उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। कुछ प्रोविजंस मतलब कौन कौन से, 379 से लेके 393 तक के प्रोविजंस फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लाई कर दिए जाएंगे। ये बात कहां लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है 379 के अंदर, ठीक है। तो सर क्या 379 से लेके 393 तक के सारे क्लॉजेस हमको पढ़ने, सारे सेक्शंस हमको पढ़ने, नहीं, हमको सिर्फ 3-4 सेक्शंस ही पढ़ने, बाकी नहीं पढ़ने। तो 379 में तो ये बात लिखी है। 380 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब भी आप इंडिया में काम करने के आओ, कौन, जब भी कौन आएगा, फॉरेन कंपनी। कौन सी फॉरेन कंपनी, जो 2 क्लॉज 42 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। ऐसी कंपनी अगर इंडिया में काम करने आती है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया 30 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कृपया करके आप सबमिट कर दीजिए आरओसी न्यू दिल्ली के पास। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, अरे भैया तुम जहां भी आए हो वहां पे तुम्हारा भी कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चलता होगा ना, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारे पास सबमिट कर दो, ठीक है। इसके अलावा
इंडिया में कहाँ पे बिजनेस खोला है आपने, वो एड्रेस हमको दे दो, प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस दे दो, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन आपकी कंपनी के डायरेक्टर या सेक्रेटरी है, उनका एड्रेस दे दो, ठीक है। फिर चौथे में नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन इन इंडिया। इंडिया में किससे बात करनी है हमको, क्योंकि आप तो बाहर की कंपनी हो, अगर हमको आपके बारे में किसी से बात करनी है तो हम किससे कर सकते हैं, किसी ऑथोराइज्ड पर्सन का नाम पता दे दो हम लोगों को, ठीक है। क्या इंडिया में आज से पहले कभी आए थे क्या, अगर आए थे तो उस जगह का एड्रेस दे दो, क्या बिजनेस करते थे वो बता दो। इंडिया में से आज से पहले जब भी इंडिया में आए हो उस चीज़ की जानकारी आप लोग हमें कृपया करके दे दें। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन बोल रहे हैं कि भैया जिन जिन लोगों को आप डायरेक्टर बनाना चाह रहे हो यहाँ पे, क्या वो लोग कन्विक्टेड तो नहीं है, किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड तो नहीं है, कानूनन जुर्म तो नहीं किया उन लोगों ने कुछ, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने 380 के अंदर। आपको याद दिला दूं हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है 242 के अंदर, 242 के अंदर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी है। फॉरेन कंपनी क्यों डिफाइन करी, क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 तो सिर्फ इंडियन कंपनीज के ऊपर लगता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है भैया 2 क्लॉज 42 के अंदर, अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 पूरा तो नहीं लगेगा, पर इसके कुछ प्रोविजन दैट इज 379 से लेके 393 तक का कंपनीज एक्ट का प्रोविजन आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो उसी में से एक सेक्शन है जिसका नाम है 380, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी के पास डिलीवर करना है, वो हम लोगों ने अभी हाल पढ़ा, ठीक। अगला है 381 अकाउंट्स एंड फाइलिंग। इसके अंदर क्या लिखा है कि हर फॉरेन कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और फिर आरओसी को सबमिट करने हैं 30 दिन के अंदर अंदर एजीएम से। जिस दिन आप एजीएम करोगे उसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज आरओसी के पास सबमिट कर देना। समझ में आया यहां तक का 381 अकाउंट्स एंड फाइलिंग। अगला सेक्शन है 381 जो एक फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है कि अकाउंट्स, आपको अकाउंट सबमिट करने हैं, हर फॉरेन कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने हैं आरओसी के साथ अगले 30 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन आप ईजीएम करें उस दिन से, ठीक है। दो सेक्शन पढ़ लिए 380 381। नेक्स्ट है 382। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी, एक आईडी कार्ड लगा के घूमना। इसका मतलब क्या है, आप जहां भी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करें ना, वहां पर अपने ऑफिस के सामने अपने कंपनी का नाम लिखिए, आप किस देश से आए हैं, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन जहां पे आप रजिस्टर्ड हैं वहां लिखिए, और एक फैक्ट लिखिए कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो ये तीन चीजें अपने आपको अपने ऑफिस के बाहर डिस्प्ले करनी है। डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी इस सेक्शन का नाम है। ये सेक्शन हमें क्या बताता है कि हर फॉरेन कंपनी को अपने जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है वहां पर अपना नाम, किस कंट्री में आप इनकॉर्पोरेटेड है वो कंट्री का नाम, और साथ ही साथ ये बात कि आप के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ये तीनों चीज आपको अपने ऑफिस के बाहर अफिक्स करनी है। इसके अलावा एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 384। ये सेक्शन क्या बात करता है कि कुछ सेक्शन से कंपनी से 2013 के ऊपर जो फॉरेन कंपनी के ऊपर लगेंगे, जैसे सेक्शन नंबर 92 एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन नंबर 128 बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वाले सेक्शंस भी हैं जो एक कंपनी के ऊपर, फॉरेन कंपनी के ऊपर लगेंगे। ये बातें कहाँ लिखी है, ये बात उन्होंने लिख दी सेक्शन नंबर 384 के अंदर, ठीक। तो हमारा जो कंपनीज का डिस्कशन है वो लगभग खत्म हो गया है। एक और उसमें डिस्कशन बचा है जो है स्मॉल कंपनी के ऊपर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन, स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब पढ़ते हैं स्मॉल कंपनी का मतलब क्या। तो देखो, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, सबसे पहली बात तो पब्लिक कंपनी को बाहर कर दिया, ठीक है। दूसरा, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹4 करोड़, मतलब जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या तो 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम है। और साथ ही साथ एंड लिखा हुआ है बीच में, टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड ₹40 करोड़। टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ रुपए से कम है। अगर आप इन दोनों बातों का कंप्लायंस करते हैं, साथ ही साथ आप एक पब्लिक कंपनी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि आप एक स्मॉल कंपनी है।
ठीक है, वापस रिपीट करता हूं, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कहां दी है? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज 85 के अंदर, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, सबसे पहले तो बात कर ली। ठीक है, दूसरा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹4 करोड़, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और साथ ही साथ जिसका टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर आप इन दोनों बातों का कंप्लायंस करेंगे, साथ ही साथ आप एक पब्लिक कंपनी नहीं है, तो हम आपको क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी। सर बस इतनी सी बात है क्या? नहीं नहीं, साथ साथ में 3 एक्सेप्शन और हैं, इनको भी ध्यान रख लीजिए। क्या? आप कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए, आप कोई सेक्शन 8 कंपनी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आप किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होना चाहिए। देखो पहले का क्या मतलब है? होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए, मतलब आप किसी भी कंपनी की होल्डिंग कंपनी या किसी भी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप एक सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है। सेक्शन 8 कंपनी वो 3 ऑब्जेक्ट, जिसकी 3 कंडीशन होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रमोशन ऑफ आर्ट कॉमर्स साइंस। ठीक है, साथ ही साथ आपका प्रॉफिट क्या है? रीइन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी है तो भी हम आपको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ आप किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 से गवर्न होती है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, भले ही वो इन थ्रेशोल्ड के क्राइटेरिया को मीट करे, 4 करोड़ और 40 करोड़ वाले को। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक टोटल देखी जाए तो 2 बातें पढ़ी जिसके 4 एक्सेप्शन है। अगर आप इसको ध्यान रखें तो ऐसे रखिए, सबसे पहले स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, साथ ही साथ टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, साथ ही साथ 4 एक्सेप्शन याद रख लीजिए कि ये 4 कंपनी को हम कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं बोलेंगे, आप स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। कौन कौन सा? पहला, अगर एक पब्लिक कंपनी है तो हम कभी भी उसको क्या नहीं बोलेंगे? स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ होल्डिंग या सब्सिडरी होगी तो नहीं बोलेंगे। तीसरा, सेक्शन 8 कंपनी होगी तो नहीं मानेंगे। और चौथा, गवर्न बाय स्पेशल एक्ट है क्या? हाँ, तो भी नहीं मानेंगे। तो देखो इसी को एक फ्लो चार्ट के रूप में भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि क्या भैया आप एक पब्लिक कंपनी हो? आपने जवाब दिया हाँ, तो हम बोलेंगे कि फिर तो बाहर हो जाओ आप लाइन से, आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। फिर हमने पूछा, उसने जवाब दिया कि नहीं नहीं मैं पब्लिक कंपनी नहीं हूं। फिर आपने पूछा कि क्या तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है और टर्नओवर 4 करोड़ या टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है? तो आवाज आई कि हाँ 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 हमारा टर्नओवर कम है। तो हमने बोला कि ठीक है आगे देखेंगे। अगर उसने ना बोला होगा तो हम बोलेंगे कि चलो लाइन से बाहर, आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। ठीक है, उसने बोला कि नहीं 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 मेरा टर्नओवर भी जो है वो 40 करोड़ से कम है और मेरे पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 4 करोड़ से कम है। ठीक है, फिर हमने पूछा क्या तुम सेक्शन 8 कंपनी हो? उसने बोला नहीं। फिर हमने पूछा क्या तुम किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो या तुम किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो? तो उसने बोला कि नहीं। फिर हमने पूछा कि क्या तुम कोई स्पेशल कंपनी हो, किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हो? तो उसने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जनरल कंपनी हूं। तो फिर हमने बोला कि चलो भाई इतनी सब बातें तुम लोगों ने मान ली, तो फिर हम बोलेंगे तुम्हें कि तुम एक स्मॉल कंपनी हो। ठीक, समझ में आया? देखिए ये चैप्टर जब हम लोगों का स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमको 3 बातें करनी। पहला, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो देखो जितने तरह की कंपनी होती है सारे तरह की कंपनी हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, दूसरा इस चैप्टर का जो पार्ट है वो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। जब आप किसी भी कंपनी को बनाते हैं तो ये 2 मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे हम पब्लिक डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट हर कंपनी को बनाने होते हैं। तो अब उन 2 डॉक्यूमेंट का डिस्कशन करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिस्कशन से। तो मैं आप लोगों को बताऊं अगर, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट होता है ना, जिसके अंदर क्या होता है? डायमेंशंस होते हैं, लेआउट होते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर हम एक रूम बनाएंगे, 2 बेडरूम्स बनाएंगे, एक किचन बनाएंगे, एक वो बना हुआ होता है ब्लूप्रिंट, जिसके हिसाब से किस तरीके से इस बिल्डिंग को बनानी है, इस पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो डिफाइन होता है। वैसे ही एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो बताता है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से, कंपनी किस तरीके से चलेगी, कंपनी क्या है, एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में पता करना है कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या नाम है, क्या सब कुछ, तो आपको कौन बताएगा? आपको बताएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्यूमेंट है जो बताएगा आपको
कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ना, कंपनी को डिफाइन करता है कि कंपनी की स्कोप ऑफ एक्टिविटी क्या है, कंपनी बाहर वाले लोगों के साथ कैसे रिलेट कर सकती है, कैसे रिलेशंस स्टेब्लिश कर सकती है। ये सब बातें हमको कौन बताता है, ये सब बातें हमको बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो ये सारी काम की बातें हमको कौन बताता है, ये सारी काम की बातें हमको बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कितने क्लॉजेज होते हैं, अभी तक तो आप लोगों को याद आ जानी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर टोटल 6 क्लॉजेज हैं। कौन कौन से, मेरे साथ बताइए। पहला है नेम क्लॉज, दूसरा सिचुएशन क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा लाइबिलिटी क्लॉज, पांचवा कैपिटल क्लॉज और छठा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो ये 6 क्लॉजेज हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं। तो पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज हम लोगों को क्या बताता है, नेम क्लॉज हम लोगों को बताता है कि कंपनी का नाम क्या है, ऑफिशियल नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है। साथ ही साथ इसके अंदर लिखा होता है कंपनी का सरनेम, प्राइवेट लिमिटेड है, ओपीसी है, जो भी होगा वो लिखा हुआ होगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था, प्राइवेट लिमिटेड का वो कंपनी को अपने नाम के आखिरी में सरनेम लिखना होता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी अपने नाम के आखिरी में सरनेम लिखती है लिमिटेड, ओपीसी लिखती है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। वहीं अगर बात करें सेक्शन 8 कंपनी की, तो सेक्शन 8 कंपनी को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है कि वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कोई भी वर्ड ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक, तो नेम क्लॉज क्या बताता है कि कंपनी का नाम क्या है। सर सिर्फ इतनी बात बताता है क्या, तो ये बात ये भी बताता है नेम क्लॉज हमें कि कंपनी का नाम कैसा नहीं होना चाहिए, एक कंपनी का नाम कैसा नहीं हो सकता है, वो भी हमें नेम क्लॉज बताता है। तो देखो नेम क्लॉज क्या बोल रहा है कि जो कंपनी का नाम है वो आइडेंटिकल या फिर रिसेंबल नहीं करना चाहिए किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी से। साथ ही साथ आपका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद ना आए, विच इज अनडिजायरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेम क्लॉज क्या बोल रहा है, नेम क्लॉज 2 बहुत जरूरी बात कर रहा है। पहला तो बोल रहा है कि आपका नाम आइडेंटिकल और रिसेंबल नहीं करना चाहिए किसी दूसरी कंपनी से, साथ ही साथ अनडिजायरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला यार कि हमको क्या पता कि यार हमारा नाम आइडेंटिकल है या नहीं है, रिसेंबल कर रहा है या नहीं कर रहा, और हमको क्या पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में क्या है, हमारा नाम उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने बोला कि एक एक करके डिस्कशन करो। देखो आपके नाम को हम आइडेंटिकल और रिसेंबल कब मानेंगे, व्हाट डज एन आइडेंटिकल और रिसेंबल मीन। तो भाई आइडेंटिकल और रिसेंबल का मतलब क्या, आइडेंटिकल और रिसेंबल मतलब क्या। तो देखो क्या बोल रही गवर्नमेंट कि हम आपको आपके नाम को आइडेंटिकल या रिसेंबल मान लेंगे अगर डिफरेंस सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से आ रहा है। मतलब क्या बोल रही सेंट्रल गवर्नमेंट कि हम आपको नाम को मानेंगे कि ऐसे, मतलब क्या बोल रही गवर्नमेंट कि एक कंपनी का नाम ऑलरेडी है कुछ, मान लो किसी आप एक कंपनी बनाना चाह रहे हो जिसका नाम है छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से आप एक कंपनी बनाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि यार आपका नाम आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं करना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से। क्या छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड नाम की ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है क्या, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। तो यार हमने बोला कि यार ऐसे तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है यार, छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो मैं चेक करती हूँ। तो गवर्नमेंट ने जब चेक करा ना, तो उनको क्या पता चला, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी का नाम रखना चाह रहे हो छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक ऑलरेडी कंपनी है तो सही। तो आपने बोला कि सर ये तो हम तो पूरा पीवीटी लिख रहे हैं और इन्होंने तो सिर्फ पी डॉट ही लिखा है, तो हमारा नाम तो अलग हो गया ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं 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 भैया, पागल समझ रहे हो कि हम लोगों को। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि एक लिस्ट दी कि देखो अगर ये फालतू कारणों की वजह से आपका नाम डिफरेंस हो रहा है ना, तो हम ऐसा मानेंगे कि नहीं नहीं आपका नाम मैच कर रहा है, आपका नाम ऑलरेडी रिसेंबल कर रहा है किसी कंपनी से। तो इन कारणों की वजह से अगर आपने नाम अलग बोल रहे हो कि नहीं हमारा नाम अलग है, तो हम तो मान लेंगे कि नहीं आपका नाम सेम ही है, हम अलग उसको मानेंगे ही नहीं। ठीक है, क्या बोल रही गवर्नमेंट कि आप आपके नाम में प्राइवेट लिख रहे हो, पीवीटी लिख रहे हो, पीवीटी डॉट लिख रहे हो, सिर्फ पी लिख रहे हो, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिख रहे हो, लिमिटेड ऐसे लिख रहे हो, लिमिटेड के बाद डॉट लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, इन सब बातों को अंतर नहीं मानते हम। कि ऐसा नहीं है कि एक कंपनी अपने नाम के आखिरी में सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लिख रही है, एक अपने नाम के आगे पीवीटी लिमिटेड लिख रही है, तो वो दोनों अलग अलग है। नहीं, वो दोनों सेम ही कंपनी मानेंगे हम। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अगर आप इस डिफरेंस की वजह से आ रहे हो तो हम तो बोल देंगे कि आइडेंटिकल है।
दूसरा, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म का डिफरेंस है सिर्फ। आप आपकी कंपनी बनाना चाह रहे हो जिसका नाम है ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर आपने देखा कि यार ग्रीन टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, तो आपने बोला कि एक काम करो, हमारी कंपनी का नाम ग्रीन्स कर दो, ग्रीन की जगह बाद में एस भी लगा दो, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं नहीं, ये प्लूरल सिंगुलर फॉर्म का अगर डिफरेंस है तो ऐसे में हम इस डिफरेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टेंस यूज कर रहे हो आप, असेंड सॉल्यूशंस बनाना चाह रहे हो जो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपने बोला कि एक काम करो, हमको असेंडेंट कर दो या असेंडिंग कर दो, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, आप टेंस चेंज कर दोगे सिर्फ नाम में, तो उससे नाम अलग नहीं हो जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज आइडेंटिकल और रिसेंबल। ठीक है, फिर आपने बोला कि फोनेटिक वेरिएशन कर देता हूं, एक काम करता हूं, देखो कैमटेक, CHEMTECH, इस नाम से एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपने बोला कि एक काम करो सर, हमारी एक कंपनी बना दो जिसमें आखिरी में एच जो है ना वो हटा देना, एच नहीं लिखोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो गवर्नमेंट ने बोलेगी कि नहीं 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 नहीं, ऐसे हम अलाउ नहीं करेंगे, इसको हम आइडेंटिकल या रिसेंबल ही मानेंगे। और आप तो कंप्लीट ट्रांसलेशन ही करने लग गए, बिल्कुल अपने नाम को कन्वर्ट कर दिया आपने। जैसे कि एक कंपनी बनानी थी आपको जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये नाम से एक ऑलरेडी कंपनी बनी हुई थी, तो आपने बोला कि सर एक काम करो, इसका नाम हिंदी में कर देता हूँ, राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि सॉरी, हम इसको आइडेंटिकल या रिसेंबल ही मानते हैं एंड वी विल नॉट अलाउ दिस। ओके, तो ये डिफरेंस हमने कंसीडर कर लिए जिन्हें गवर्नमेंट डिसरिगार्ड कर देगी, जिन्हें गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं नहीं, ये तो आइडेंटिकल या रिसेंबल ही है। हमने बात करी थी कि आपका नाम आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर ये अनडिजायरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब समझ में नहीं आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे नाम पसंद नहीं आएंगे, हमको क्या पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से नाम पसंद है और कौन से नहीं पसंद है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई चिंता क्यों करते हो, हम बैठे हैं ना, हम बताते हैं कि हमें कौन से नाम पसंद नहीं है। आप अगर आपके नाम में ऐसा नाम यूज कर रहे हैं जो हमने प्रोहिबिट कर रखा है एम्बलम, नेम्स एंड एम्बलम एक्ट के अंदर, जैसे कि आप आपकी कंपनी का नाम इंडियन नेशनल फ्लैग प्राइवेट लिमिटेड नहीं रख सकते भैया, ये हमने मना कर रखा है। ऐसा कोई सा नाम है जो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, भैया ट्रेडमार्क है, उस ट्रेडमार्क के अंदर ये वाला वर्ड या फिर ये वाला नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप ऐसा नाम मत रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं है ये बातें। आपका नाम जो है वो किसी LLP से रिसेंबल करता है, मैच करता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक कंपनी बनानी है जिसका नाम है सब मोह माया है प्राइवेट लिमिटेड, आपने बोला कि एक कंपनी बनानी है सर इस नाम से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि क्या इस नाम से कोई कंपनी बनी है, आपने बोला कि नहीं 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 सर, इस नाम की तो कोई कंपनी नहीं है, हमने सारे आइडेंटिकल और रिसेंबल वाले चेक फुलफिल करके देख लिए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा हम चेक करते हैं, तो गवर्नमेंट को पता चला कि सब मोह माया है नाम की एक LLP ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं यार, अगर कोई LLP भी रजिस्टर्ड है ना इस नाम की, तो फिर उस नाम की कंपनी नहीं बनाने देंगे। मतलब क्या कि आपका नाम किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड LLP से मैच नहीं कर सकता। ठीक है, आपने बोला कि ठीक है भाई ये भी ध्यान रखना है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अपने नाम के अंदर कोई ऐसा वर्ड मत लिखना जिससे कुछ लोग बुरा मान जाए, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हैं जिनको बुरा लग सकता है, तो प्लीज अपने नाम के अंदर ऐसा कुछ मत लिखना यार जिससे किसी को बुरा लगे। ठीक है, अपने नाम के अंदर ब्रिटिश इंडिया मत लिखना, हो गए ना अब तो हम आज़ाद, तो अपने नाम के अंदर ब्रिटिश इंडिया मत लिखना। किसी स्टेट का नाम मत लिखना अपने नाम के अंदर, अपने नाम का अपने आप कंपनी बनाई जिसका नाम रख दिया मध्य प्रदेश रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं ऐसा हमें पसंद नहीं है, ऐसा मत करा करो प्लीज। ठीक है, आपने एक कंपनी बनाई जिसके अंदर सिर्फ स्टेट या सिटी का नाम ही यूज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी बनाई आपने इंदौर लिमिटेड, तो क्या गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी कि ऐसा बनाना? नहीं, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सिटी का नाम इंक्लूड कर लिया है। वहीं आप अगर ऐसा कर लेंगे कि भाई भाई इंदौर लिमिटेड, तो शायद गवर्नमेंट आपको अलाउ कर दे। तो आपको सिर्फ कंट्री, स्टेट या सिटी का नाम यूज नहीं करना है, मतलब सिर्फ आप वही यूज कर रहे हैं। आप ऑल्दो उस वर्ड को यूज कर लीजिए पर सिर्फ उसी के बेसिस पे कंपनी नहीं बना सकते। ठीक है, साथ ही साथ अपने वर्ड, अपने नाम के अंदर ऐसे वर्ड यूज मत करना बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, जिसकी वजह से ऐसा लगे कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है या एक गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स यूज मत करना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है।
उसके अंदर टोटल 6 क्लॉजेज हैं। उन 6 क्लॉजेज के अंदर पहला क्लॉज है जिसका नाम है नेम क्लॉज। उस नेम क्लॉज को हम पढ़ रहे हैं। उस नेम क्लॉज के अंदर दो बातें लिखी हुई थी कि कंपनी का नाम आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल हो। तो हमने डिस्कशन किया पहला कि क्या क्या आइडेंटिकल और रिसेंबल होता है, और दूसरा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्या क्या नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, क्या क्या अनडिजायरेबल हो सकते हैं। ठीक, फिर हम बात कर रहे हैं सिचुएशन क्लॉज की। दूसरा क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज क्या बोलता है? सिचुएशन क्लॉज ये बोलता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है। आपको स्टेट का नाम बताना है, एग्जैक्ट एड्रेस मत बताओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, सिर्फ स्टेट का नाम बता दो। जैसे कि आप एक कंपनी बना रहे हो जो देवास में बना रहे हो या इंदौर में बना रहे हो, तो कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड हो? आप रजिस्टर्ड हो मध्य प्रदेश के अंदर। मान लीजिए आप एक कंपनी बना रहे हैं जो मुंबई में बना रहे हैं, तो कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में। सेम गोज विद अहमदाबाद। जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में आप बना रहे हो, उस स्टेट का नाम आपको सिचुएशन क्लॉज के अंदर बताना पड़ता है। जो एग्जैक्ट एड्रेस है ना कंपनी का, वो आप 30 दिन के अंदर अंदर एक INC 22 फॉर्म फाइल होता है, उसके अंदर बता देना कि हमारी कंपनी का एग्जैक्ट परमानेंट फुल एड्रेस ये है। अभी तो आप हमें सिर्फ स्टेट का नाम बता दो। ठीक है, दो क्लॉजेस पढ़ लिए। हम पढ़ रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर टोटल 6 क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज था नेम क्लॉज, हमने कर लिया। दूसरा था सिचुएशन क्लॉज, ये भी हमने पढ़ लिया। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट क्लॉज ये बताता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी बनाई क्यों है, कंपनी क्या काम करेगी। द ऑब्जेक्ट या पर्पस फॉर विच कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, इसके अंदर दो बातें लिखी होती है, एक तो होती है मेन ऑब्जेक्ट और एक होता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कंपनी बनाई जिसका काम है कंस्ट्रक्शन का, जो रियल एस्टेट का काम करेगी, कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर मैं एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी बना रहा हूं। ठीक है, दूसरा आता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। सर जो मेरा कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव है ना, मेन ऑब्जेक्ट, इस मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मुझे कुछ दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। दूसरे काम जैसे हो सकता है सर मुझे फाइनेंस का काम भी करना पड़े, मुझे हो सकता है कोई सर्विस दूसरी देना पड़े अपने इस काम को करने के लिए। तो वो सब कहाँ आ जाएंगे? वो सब आ जाएंगे इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो डिफाइन करता है कंपनी का पर्पस, कंपनी क्या काम करेगी। उसके अंदर दो बातें, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। देखो इन दोनों के अंदर जो लिखा है, इन दोनों में लिखा हुआ है कि बाहर अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हो, मान लो आपका काम है कंस्ट्रक्शन का, पर आप काम क्या कर रहे हो? आप काम कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर। तो फिर गवर्नमेंट ऐसे में बोलेगी कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना। तुमने बोला क्या था जब कंपनी बनाई थी? तो तुमने बोला कि हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, तो फिर अब ये वाला दूसरा काम क्यों कर रहे हो? तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं यार, ये काम जो आपने किया है ना, ये अल्ट्रा वायर्स है। अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या? ये काम करना आप लोगों को अलाउड ही नहीं था, फिर भी आप लोगों ने किया, तो हम इसे बोलते हैं वॉइड, मतलब मानेंगे ही नहीं कि आपने कुछ भी किया है। आप पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स भी आके बोलोगे ना, तो भी हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो इंटायर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स भी अगर बोलेगी ना कि नहीं नहीं, ये जो हमने करा ये मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर चले गए, मान लो हमारी बात, तो भी पूरी गवर्नमेंट नहीं मानेगी। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है सिर्फ उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा किया तो बोलेंगे कि इट इज़ अल्ट्रा वायर्स एंड इट विल बी वॉइड, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप वो काम करोगे तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई लीगलिटी नहीं है। ठीक, फिर आता है चौथा लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या आता है? लाइबिलिटी क्लॉज डिफाइन करता है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी। कैसी होगी का मतलब क्या सर? कैसी हो सकती है? 3 तरह की हो सकती है। हमने पढ़ा था ना, 3 तरह की कंपनी होती है। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। तो 3 तरह की लाइबिलिटी हो सकती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर लिखा होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है। 3 तरह की होती है। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर, जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है? उन्होंने जितने शेयर्स हैं होल्ड कर रखे हैं उतने की वैल्यू। दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या? मतलब एक अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा जब कंपनी वाउंड अप करेंगे, तो वो अमाउंट आपने पहले ही बता रखा है कि सर मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ 5,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी होगी। या तीसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, मेंबर्स बोल रहे हैं कि हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, तो अनलिमिटेड होगी। तो लाइबिलिटी क्लॉज हमें बताता है कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी। ठीक है,
फिर हम बात कर रहे हैं फिफ्थ नंबर के क्लॉज की, दैट इज कैपिटल क्लॉज। ये बताता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, अमाउंट भी कितना है और वो डिवीजन कैसा है उसका। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, जो 10,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है लाइबिलिटी क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर टोटल 6 क्लॉजेज हैं। जिसका पहला क्लॉज था नेम क्लॉज, जिसके अंदर कंपनी का नाम आता है। दूसरा सिचुएशन क्लॉज, जिसके अंदर कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है वो लिखा हुआ आता है। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज की कंपनी क्यों बनाई गई है, किस पर्पस से बनाई गई है, इसके अंदर कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव और इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। चौथा हम लोगों ने पढ़ा लाइबिलिटी क्लॉज कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है और अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने फिफ्थ क्लॉज पढ़ा, दैट इज कैपिटल क्लॉज, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि मेंबर्स जो हैं कंपनी के, मतलब कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है। इसके अंदर हमने दो बातें पढ़ी, पहला हमने पढ़ा कि अमाउंट कितना है कैपिटल का, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कितने शेयर्स में जो अमाउंट है ये डिवाइडेड है। तो हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें 6 क्लॉजेस हैं, जिसमें से 5 क्लॉज हम लोगों ने कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लॉज दैट इज लास्ट सब्सक्रिप्शन क्लॉज अब हम लोग पढ़ते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है ये हमें बताता है कि जिन लोगों ने कंपनी बनाई है वो कौन है, इनिशियल मेंबर्स कौन है और उन लोगों ने कितने कितने शेयर्स खरीदे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कंपनी बनाने का स्टार्ट किया, 4 दोस्तों ने ए, बी और सी और डी, 4 लोगों ने मिलकर कंपनी बनानी स्टार्ट की। तो ये 4 लोग जो हैं इनको क्या बोलेंगे, ये 4 लोगों को हम बोलेंगे कि ये 4 लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा हुआ होता है कि ये 4 मेंबर हैं और इन चारों ने कितने कितने शेयर्स खरीदे हैं, ये भी सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर लिखा होता है। इन लोगों को कम से कम एक शेयर खरीदना तो मैंडेटरी है। एक सब्सक्राइबर शीट नाम का डॉक्यूमेंट होता है जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज के साथ अटैच आपको करना पड़ता है। ठीक, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या है, डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय इनिशियल मेंबर, जिन लोगों ने कंपनी बनाई उन लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे, सबको कम से कम एक शेयर तो लेना जरूरी है। इसी सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर ये भी बातें लिखी हुई होती है कि अगर ओपीसी है तो ओपीसी के केस में याद है आपको कि एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ता है, तो वो नॉमिनी कौन होगा ये भी सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डिस्कशन हम लोगों का खत्म हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। तो देखिए, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी बॉडी का स्केलेटन है, मतलब शरीर का ढांचा है, उसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी को बताता है नर्वस सिस्टम की कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। मान लीजिए पानी गर्म हो रहा है और उसमें आपने हाथ रख दिया, तो जो आपका माइंड है वो इंस्ट्रक्शन देगा आपके हाथ को कि भैया हाथ हटाओ, हाथ जल रहा है। तो क्या है, स्केलेटन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज लाइक ए नर्वस सिस्टम। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करता है कि एक कंपनी किस तरीके से फंक्शन करेगी। तो कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स हमें कौन देता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें उस बारे में बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिफाइन करता है कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या वो कुछ ऐसी बात कर सकता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर हो या कंपनी से 2013 के बाहर हो? तो आंसर है नो। उसको रूल्स डिफाइन करने हैं, पर रूल्स कहाँ के डिफाइन करने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और और कंपनी से 2013 में जो बातें लिखी है उसके अंदर की, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर गए तो अल्ट्रा वायर से, मतलब बियॉन्ड द पावर, और उसे वॉइड माना जाएगा। ठीक, वैसे होता क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर? तो देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये कुछ बातें हैं जो लिखी होती है, जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल किस तरीके से इशू की जाएगी, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है तो कैसे कर सकते हैं, शेयर्स का अलॉटमेंट किस बेसिस पे होगा, आपको शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स के ऊपर कब लीन मार्क कर सकती है कंपनी,
अगर कंपनी को अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करना है, मान लीजिए किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को शेयर्स किस तरीके से ट्रांसफर होंगे उसका प्रोसीजर कहाँ लिखा होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। जनरल मीटिंग किस तरीके से होल्ड की जाएगी, कब एडजर्नमेंट माना गया मीटिंग का। शेयर सर्टिफिकेट, मान लीजिए कुछ शेयर्स होल्डर्स हैं जिनके पास पेपर फॉर्म में, दैट इज वो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसा इशू है, पर अब कुछ लोगों के पास डीमेट फॉर्म में इशू है, तो अगर डीमटेरियलाइजेशन करना है, मतलब शेयर सर्टिफिकेट टू डीमेट करना है, तो वो किस तरीके से किया जाएगा वो यहाँ लिखा हुआ है। वोटिंग राइट किस तरीके से है, प्रॉक्सीज को वोटिंग राइट कैसे दी जाएगी, ये बातें लिखी हुई है। डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, उनके क्या पावर होंगे, रिम्यूनरेशन क्या होगा डायरेक्टर का, वो लिखा है। और वाइंडिंग अप के प्रोविजंस क्या है, ये भी इसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए तो ध्यान रखिए कि वो पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए और सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। कुछ भी ऐसा मत लिखिएगा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अलावा है। ठीक, अगली बात करते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखो इसका क्या मतलब होता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का ये मतलब होता है कि आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो की पॉलिसीज हैं या की डिसीजंस हैं अपनी कंपनी के, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन उसके ऊपर ऐड करते हैं ताकि ये वाला प्रोविजन आसानी से चेंज ना हो। जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो जनरल प्रोविजन क्या है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का? जनरल प्रोविजन ये है कि आप जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लीजिए, दैट इज मोर देन 50%, तो आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। पर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा लिख दिया, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दिया कि भैया जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, 75% का रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, तब तक आप डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कंपनी में डायरेक्टर एक बहुत बड़ी वैल्यू पर रखता है, बहुत ज़्यादा पोजीशन अच्छी है उसकी, तो ऐसे में डायरेक्टर का जो प्रोविजन है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाते हैं, हर किसी को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। तो इसलिए क्या बोला कि जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करोगे तब तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, या मान लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ही ऑल्टर करना है आपको, या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। मान लीजिए अभी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं। पर आपने आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख दिया कि भैया जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तब तक रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का चेंज नहीं होगा। तो आपने क्या किया, आपने की पॉलिसी थी आपके ऑफिस की कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस तो बहुत बड़ी बात है यार, सिर्फ 50% से काम थोड़ी चलेगा। आपने बोला कि नहीं, जब तक आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करोगे ना तब तक हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर एक आता है सेक्शन 6, दैट इज एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम कॉमा आर्टिकल कॉमा एक्सेट्रा। तो ये एक सेक्शन क्या बोलता है हमें कि देखो आप आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी लिख दोगे तो हम मान नहीं लेंगे। अगर कंपनी से 2013 के अलावा कुछ बात लिख दी ना उसके अंदर, तो हम बोलेंगे कि फिर ऐसे केस में कंपनी से 2013 विल प्रिवेल। तो देखो क्या है, एक एग्जांपल से समझो। एक सेक्शन 4 सब सेक्शन 7 है कंपनी से 2013 का। ये क्या बोलता है कि भैया प्रॉफिट या डिविडेंड उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कंपनी के मेंबर्स हैं। अरे बिल्कुल बराबर बात है ना। मान लो 4 लोग एक कंपनी बनाई आपने, चलो ऐसा मत मानो, ऐसा मान लो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप है आपकी। तो मान लो आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, तो किन लोगों को बांटोगे? ये जो सोल प्रोप्राइटर है वो पूरा ले जाएगा। ठीक है, मान लो पार्टनरशिप है जिसने 50,000 का प्रॉफिट कमाया और इसमें 2 पार्टनर्स हैं, तो प्रॉफिट किन किन लोगों को बटेगा? दोनों पार्टनर को 25,000। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो 50,000 का प्रॉफिट था किसी तीसरे आदमी को भी मिल जाए जो पार्टनर नहीं था? ऑफ कोर्स नॉट। तो सेम वही बात आ गई कि भाई जब तुमने 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया और तुम 5 मेंबर्स हो अभी कंपनी में, तो 5 के अलावा किसी छठे आदमी को आप आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो यही बात 4 सब सेक्शन 7 में लिखा है कि आप आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई ऐसी बात लिख देते हो, एनी प्रोविजन इन मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल, जिससे आप किसी दूसरे पर्सन को राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट दे रहे हो अदरवाइज देन अ मेंबर, मतलब जो कंपनी का मेंबर नहीं है, आप उसको बोल रहे हो कि हम इसको भी प्रॉफिट बांटेंगे, तो उसको तो वॉइड माना है ना। अगर ऐसी बात आप आपके मेमोरेंडम में लिख भी दोगे
तो भी हम क्या बोलेंगे कि ऐसे में एक्ट विल प्रिवेल। क्यों? क्योंकि एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि मेंबर के अलावा किसी को प्रॉफिट नहीं दे सकते आप, पर आपने आपके मेमोरेंडम में लिख दिया, तो मान लेंगे क्या उसको? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि एक्ट विल विन, एक्ट विल प्रिवेल। ठीक है, ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कंपनीज, कितने तरह की कंपनी होती है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में मेमोरेंडम और आर्टिकल डिस्कस कर लिया। अब लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। स्पाइस प्लस नाम का एक फॉर्म होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है mca.gov.in पे जाइए, वहां से स्पाइस प्लस फॉर्म सबमिट करिए और फिर आप कंपनी बना सकते हैं। स्पाइस प्लस फॉर्म जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है वो नेम रिजर्वेशन के लिए होता है, जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी का नेम रिजर्व कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप लोगों ने एक कंपनी बनानी है, तो सबसे पहले कंपनी का नाम डिसाइड करिए और वो नाम आप अप्लाई कर दीजिए पार्ट ए के अंदर जाके। सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी कि क्या ये नाम आपको दे सकती है। अगर उसे लगता है कि हाँ ये नाम आपको दे सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नाम दे देगी और 20 दिन के लिए रिजर्व कर देगी। आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका ये नाम रिजर्व कर लिया है, 20 दिन आपको है। 20 दिन में क्या करना है? पार्टी नहीं करना है। 20 दिन के अंदर अंदर पार्ट बी सबमिट करना है। पार्ट बी के अंदर क्या होता है? पार्ट बी के अंदर कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें तो सिर्फ नाम अप्लाई हुआ है, ज्यादा डिटेल्स थी नहीं। पार्ट बी के अंदर आपको सारी डिटेल्स देनी है। सारी डिटेल्स मतलब क्या? कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, आपके पैन 10 की डिटेल्स देनी है, क्या आपको जीएसटी नंबर चाहिए उसकी डिटेल्स देनी है। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, INC 9, DIR 2, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपकी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे तो फिर जैसे ही पार्ट बी आप सबमिट करेंगे, कुछ अगर गवर्नमेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक लगेंगे तो गवर्नमेंट आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देगी और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर CIN दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा एंड देन यू विल बी अ कंपनी। ठीक है, या कुछ गलती हुई तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि भैया ये वाली डिटेल्स कम पड़ रही है, ये डिटेल्स आप हम लोगों को भेज दो। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा सेक्शन और है कि देखो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सेक्शन क्या बोलता है कि आप आपका बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक दो फॉर्मेलिटीज को फुलफिल ना कर लें। कौन कौन सी है दो फॉर्मेलिटी? दो फॉर्मेलिटी तो ये है, सबसे पहले तो आपको एक INC 22 भरना है। याद है सिचुएशन क्लॉज? सिचुएशन क्लॉज में आपसे क्या बोला था कि सिर्फ कंपनी का स्टेट बता दो कि कौन से स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। कि आप कंप्लीट एड्रेस आप लोगों से मांगा था? नहीं, कंप्लीट एड्रेस तो नहीं मांगा था। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया अब कंपनी बन गई ना, 30 दिन के अंदर अंदर हमको कंप्लीट एड्रेस दे दो फॉर्म INC 22 के अंदर। आपने बोला ठीक है दे देंगे। दूसरा INC 20A नाम का एक फॉर्म होता है, वो सबमिट कर दो। ये फॉर्म क्या बोलता है कि जो भी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये कैसे पता चलेगा? आपके जो लास्ट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसके अंदर लिखा होगा कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उन्होंने जितने पैसे देने का बोला था क्या उन्होंने उतने पैसे दे दिए हैं? जैसे कि मान लीजिए आप लोग, दो लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, ए और बी ने, ठीक है, 1 लाख रुपीस की। आपने सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर लिखा कि सर ए ने 50,000 शेयर्स ले लिए हैं और बी ने भी 50,000 शेयर्स ले लिए। ये शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये थी, तो 10 रुपये 10 रुपये, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि सर इसके जो 5 लाख रुपए हैं और इसके जो 5 लाख रुपए हैं ए और बी के, तो इन्होंने ये पैसे दे दिए हैं या नहीं दे दिए हैं? 180 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे दे दिए या नहीं दे दिए? तो इसका एक फॉर्म होता है INC 20A, ये आपको सबमिट करना है। मतलब क्या? मतलब 180 डेज के अंदर अंदर जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन कंपनी को सबमिट करना है, कंपनी को देना है। और उसके बाद कंपनी एक फॉर्म फाइल करेगी INC 20A, जिसको CA, CS या फिर CA में साइन करेगा एंड देन उसके बाद ही आप आपका बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। तो ये दो कमेंसमेंट की फॉर्मेलिटीज थी और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर होता है खत्म। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीटली इन डिटेल रिवाइज किया है। आपके स्टडी मटेरियल में जितना भी पोर्शन था उस पूरे पोर्शन को कंप्लीट किया है। आइए
5-10 मिनट 20 मिनट और लगा के इस कंपनी का इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सेन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है और टर्नओवर 45 करोड़ है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या सेन प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है? तो ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? टर्नओवर does not exceed 4 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल does not exceed 4 करोड़ एंड टर्नओवर does not exceed 40 करोड़। तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल तो ऑफ कोर्स 3 करोड़ ही है, पर टर्नओवर 45 करोड़ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि नहीं, सेन प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। साथ ही साथ क्या आपका आंसर अलग होगा अगर स्पेशल एक्ट के थ्रू कंपनी गवर्न होती है? तो देखिए स्पेशल एक्ट से गवर्न हो या ना हो, ये वैसे भी सेक्शन है, ये वैसे भी स्मॉल कंपनी नहीं है। और रही बात, मान लीजिए कि ये टर्नओवर 38 करोड़ ही होता, ये एक स्मॉल कंपनी होती, तो क्या फिर उसके बाद में स्पेशल एक्ट के गवर्न होने की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाता? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनी का क्लॉज अप्लीकेबल नहीं है एक स्पेशल कंपनी के ऊपर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर टू के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक टीपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 3.5 करोड़ है, टर्नओवर 42 करोड़ है। तो क्या एक टीपी प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है? तो आंसर इज यस, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। क्यों? क्योंकि उसका टर्नओवर कितना है? 42 करोड़ रुपीस। दूसरा, क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर टर्नओवर 38 करोड़ है? तो ऑफ कोर्स आंसर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम और पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ या उससे कम। जो क्राइटेरिया मीट हो रहा है सेकंड वाली में, तो हम बोलेंगे कि यस, देन इट इज अ स्मॉल कंपनी। ठीक है, फिर सेम थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इसको पढ़ते हैं। एक एसडीएम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 3.5 करोड़ रुपीस है, टर्नओवर 38 करोड़ रुपीस है। इट इज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड, कैन एसडीएम बी कॉल्ड ए स्मॉल कंपनी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक एसडीएम प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर कितना है? 38 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? तो 3.5 करोड़। तो अगर आपको ये दोनों कंडीशन ही याद है सिर्फ, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ, इट इज एन स्मॉल कंपनी। बट अगर आपको जो उसकी डेफिनेशन है वो पूरी अच्छी तरीके से याद है, तो फिर आप बोलेंगे कि उसके अंदर 4 एक्सेप्शन है और उसी एक्सेप्शन में एक था कि इट शुड नॉट बी अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। आप किसी भी कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो कि एसडीएम प्राइवेट लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड, मतलब आप किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। जैसे ही आप किसी और कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी बनते हैं तो थ्रेशोल्ड की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट फ्रॉम बीइंग द रेस ऑफ स्मॉल कंपनी। तो आप एक स्मॉल कंपनी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, फिर ये सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? पेड अप शेयर कैपिटल है 45 लाख रुपीस, टर्नओवर है 185 लाख, दैट इज 1.85 करोड़ रुपीस, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ हीमा लिमिटेड, सिंस इट इज अ सब्सिडरी तो हम क्या बोलेंगे कि स्मॉल कंपनी नहीं है। फिर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का क्या डिफरेंस होता है? बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है कि एक मैसन्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू तो प्राइवेट कंपनी है, पर एक पब्लिक कंपनी है जिसने इसके शेयर्स खरीद लिए हैं बाय मेकिंग मैसन्स प्राइवेट लिमिटेड अ सब्सिडरी ऑफ दैट पब्लिक कंपनी। तो अब आप बताइए कि मैसन्स प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस क्या है? तो आपको अगर याद हो 2 क्लॉज 71 के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी ना हो, साथ ही साथ जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि एक पब्लिक कंपनी है। तो देखो वैसे तो मैसन्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पर उसको एक पब्लिक कंपनी ने अक्वायर कर लिया है। तो अब जो मैसन्स प्राइवेट लिमिटेड है वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। तो मैसन्स प्राइवेट लिमिटेड विल ऑल्सो बी नोन एज अ पब्लिक कंपनी, विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ पब्लिक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यही बातें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो पीएनसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, पीएनसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है, हैविंग अ शेयर कैपिटल। उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है? कंपनी गिव एनी पर्सन अ राइट टू वोट, कंपनी गिव एनी पर्सन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ कंपनी अदरवाइज देन एज मेंबर। मतलब एक
पीएनसी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है कि वो एक ऐसे आदमी को भी राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट दे रही है, मतलब राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड दे रही है, जो मेंबर नहीं है। तो क्या ये बात सही है? एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ सच प्रोविजन। तो आंसर इज नो। हमने सेक्शन नंबर 6 पढ़ा है, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि आप आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल में कुछ भी लिख देंगे तो हम मान थोड़ी लेंगे। अगर आप कंपनी से 2013 के अलावा कुछ भी बात करेंगे तो नहीं मानेंगे। सेक्शन 4 सब सेक्शन 7 बोलता है कि कंपनी अपने आर्टिकल या मेमोरेंडम में ऐसा अलाउ नहीं कर सकती, वो मेंबर के अलावा किसी और को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो आपने अगर ऐसा लिखा है तो ये गलत है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, अक्षर है जिसको एक ओपीसी बनानी है, तो वो पूछ रहा है कि भैया इसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रह सकते हैं, डायरेक्टर्स रह सकते हैं, साथ ही साथ बताओ बोर्ड एजीएम के प्रोविजन, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ओपीसी का जो हमने डिस्कशन किया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर विनोद ने एक ओपीसी बनाई है जिसके अंदर उसने अपने ब्रदर किशोर को नॉमिनी अपॉइंट किया है। फिर क्या हुआ, 10 मई 2022 के दिन किशोर ने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया एज ए नॉमिनी। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर हाँ तो अब आप जवाब दीजिए कि क्या श्याम, जो विनोद का लड़का है जिसने ओपीसी बनाई थी, विनोद उसका लड़का है श्याम, क्या वो जो 15 साल का है वो नॉमिनी बन सकता है क्या? पहली बात। दूसरी, अशोक जो इंडियन सिटीजन है, जो प्रेजेंटली किसी एक ओपीसी का मेंबर है, क्या ये दोनों नॉमिनी बन सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो माइनर है वो नॉमिनी नहीं बन सकता, ना ही मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो ये तो नहीं बन सकता श्याम। तो अशोक बन सकता है क्या? तो आंसर इज नो। एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है और एक ही में नॉमिनी रह सकता है। तो ये तो ऑलरेडी किसी में मेंबर है ना, तो किसी और का नॉमिनी बन सकता है क्या? आंसर इज नो। ठीक, रमन नाम का एक आदमी है, इंडियन सिटीजन है, जिसका स्टे इन इंडिया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 130 दिन है, मतलब इंडियन सिटीजन भी है और रेसिडेंट भी है। ठीक है, उसने संजय नाम के एक आदमी जो फॉरेन सिटीजन है, जो इंडिया में 125 दिन रहा था पिछले साल, उसको क्या किया, उसको नॉमिनी अपॉइंट किया एज इज नॉमिनी। तो क्या रमन ओपीसी बना सकता है? पहली बात। दूसरा, क्या वो संजय को अपना नॉमिनी बना सकता है? पहली बात तो ये होगी कि देखो ओपीसी बनाने के लिए 3 क्राइटेरिया है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडियन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो रमन को हम नेचुरल पर्सन है ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात इंडियन सिटीजन है, लिख दिया। तीसरी बात रेसिडेंट होना चाहिए, तो हाँ 130 दिन हो गया तो रेसिडेंट तो हो ही गया। ठीक है, तो ओपीसी तो बना सकता है रमन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। संजय को अपॉइंट कर सकता है क्या एज ए नॉमिनी? तो चेक कर लेते हैं। संजय नेचुरल पर्सन है क्या? हाँ है। इंडियन सिटीजन है क्या? आंसर इज नो, इंडियन सिटीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज अ फॉरेन सिटीजन। तो क्या आप संजय को नॉमिनी बना सकते हो? तो आंसर इज नो, संजय को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि देखो अनीश नाम का एक आदमी है, अपने 6 दोस्तों के साथ सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहता है और आपसे कुछ बातें पूछ रहा है कि क्या सेक्शन 8 कंपनी में कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर इज नो। हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं, नहीं है। वेदर अ फर्म कैन बी मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी? यस, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। वेदर अ सेक्शन 8 कंपनी कैन पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर? क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे सकती है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं दे सकती भैया। 3 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, उन 3 कंडीशन में तीसरी कंडीशन थी ही है ना कि वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ठीक है, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म जो है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है, पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी और डिविडेंड प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब देखो कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक जेट पायलट फ्लाइंग क्लब नाम का एक क्लब बनाना चाहते हैं एज अ सेक्शन 8 कंपनी, जिसमें वो क्या करेंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ाना है उसकी क्लासरूम टीचिंग देंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार एक सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपना काम कैसा है, अपना काम है सेक्शन 8 कंपनी के जो प्रमोशन के ऑब्जेक्ट है उन्हीं से मैच कर रहा है। हमारा काम है एजुकेशन देना और एजुकेशन देना अलाउड है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एक सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं 10 सालों के लिए और उसके बाद इस क्लब को डिसॉल्व कर देंगे और जो भी सरप्लस बचेगा उसको हम बांट देंगे मेंबर्स के बीच में। जैसा होता है एक कंपनी में क्या करती है, जब वाइंडिंग अप होती है तो जो भी पैसा बचता है वो आखिरी में मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो बताओ क्या ये बात सही बोल रहे हैं क्या? तो देखो पहली बात तो ये कि आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो क्या? बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका प्रमोशन मैच कर रहा है जो प्रमोशन सेक्शन 8 कंपनी में दिया हुआ है। दूसरी बात, ये जो बात लिखी है आपने कि 10 साल के बाद बंद कर देंगे और सरप्लस ऑफ असेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो नहीं, ये बात गलत लिखी है। देखो क्या होता है ना कि सेक्शन 8 कंपनी जो होती है ना
जब उसका वाइंडिंग अप होगा और अगर कुछ पैसे बच भी जाते हैं तो वो पैसे आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड नाम का गवर्नमेंट का फंड बना हुआ है, उसके अंदर देना है, आप घर नहीं ले जा सकते हो। तो ये तो एक कंडीशन थी ना सेक्शन 8 कंपनी बनाने की कि आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते मेंबर्स को एज अ डिविडेंड। तो अभी कैसी बात कर रहे हो आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? नहीं करने देंगे। ठीक है, देखो वोंकार क्लब नाम की एक कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी, जिसका ऑब्जेक्ट क्या था? गिल्ली डंडा को प्रमोट करना, गिल्ली डंडा प्रमोट करना चाहते थे ये लोग। ठीक है, हुआ क्या, इन्होंने सेक्शन 8 कंपनी बनाई, गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स है तुम्हारा, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपने क्या किया, कंपनी को फ्रॉडुलेंटली तरीके से चलाने लग गए, फ्रॉड करने लग गए कंपनी के अंदर, और साथ ही साथ डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने मेंबर्स को। तो भाई ये तो गलत है ना। तो क्या कोई प्रोविजन है क्या कंपनी से 2013 में जिसके थ्रू आप कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सकते हो? तो हाँ, हमने पढ़ा था कि ऐसे प्रोविजन हैं। कौन कौन से? 2 प्रोविजन है ऐसे। क्या? या तो आप कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, या तो आप फ्रॉडुलेंटली काम कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। तो आप एक तो फ्रॉडुलेंटली भी काम कर रहे हो, साथ ही साथ आपने कंडीशन का कंप्लायंस भी नहीं किया, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। दूसरा पूछ रहा है कि क्या वोंकार क्लब को किसी स्टिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ मर्ज कर सकते हैं क्या, जो नेटवर्किंग के बिजनेस में? तो आंसर इज नो यार। हमने क्या देखा था कि अगर आपका कंपनी का हम लाइसेंस रिवोक करेंगे और आपको बंद करेंगे तो क्या हो सकता है? 2 चीजें हो सकती है। पहला तो या तो आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देंगे कि कंपनी बंद कर दो, बहुत चल वाली कंपनी। या दूसरा क्या बोल सकते हैं? दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ आपको अमलगमेट कर देते हैं, आपको मर्ज कर देते हैं, जिसका सेम ऑब्जेक्ट हो। आपका गिल्ली डंडा प्रमोट करने का काम था ना, कोई दूसरी कंपनी ढूंढेंगे जिसका सेक्शन 8 कंपनी हो, जिसका काम भी क्या हो, गिल्ली डंडा को प्रमोट करने का, और इस वोंकार क्लब को उसके साथ में मर्ज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, जो नेटवर्किंग के बिजनेस में, इसके साथ तो आप नहीं कर सकते मर्ज। ठीक है, फिर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अनिकेत नाम का एक लड़का है जो सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, किस पर्पस से? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर। क्या वो कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। तो 3 कंडीशन जो है उनको डिस्क्राइब करना है। बेसिक क्वेश्चन, लाइबिलिटी क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? हमको पता है भैया, इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड लिखी ली होती है। 3 तरह की लाइबिलिटी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, क्या हर कंपनी का नाम लिमिटेड वर्ड के साथ एंड होना चाहिए? तो आंसर इस मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो पार्शियली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड कंपनी के आखिरी के नाम में लिमिटेड होगा, प्राइवेट लिमिटेड के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड होगा, निधि के आखिरी में निधि लिमिटेड होगा, सेक्शन 8 के आखिरी में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। तो इस तरीके से ओपीसी के आखिरी में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना होगा। तो ये बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। फिर एक बेसिक क्वेश्चन है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और इसी के साथ क्वेश्चन 19 हमारे पार्ट नहीं है कोर्स का। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है कि इंट्रेंचमेंट प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ा था। इंट्रेंचमेंट मतलब प्रोविजन, मतलब सेफ्टी प्रोविजन, सेफ्टी लॉक आप ऐड कर देते हैं कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की पॉलिसीज के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं कि भैया ये वाली पॉलिसी को आप इंट्रेंच कर रहे हैं, ये वाली पॉलिसी को थोड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं, इसको चेंज करने के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। तो जो हमने इंट्रेंचमेंट के बारे में पढ़ा वो सर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 के अंदर क्या हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 210 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 एम्प्लॉय हैं। तो बताओ इस कंपनी का स्टेटस क्या है? अरे भाई, प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। ओहो हो, यहाँ तो बात कर रहे हैं 210 मेंबर की, ये तो प्राइवेट नहीं है। अरे भैया सर रुकिए, हमने 2 बातें पढ़ी थी कि 200 के कैलकुलेशन में 2 चीजों को इंक्लूड नहीं करना है। सबसे पहला तो क्या कि करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय को इंक्लूड मत करिएगा, और दूसरा जॉइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल ट्रीट करिएगा। जब आपको याद है कि करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करना है तो इन 10 को इंक्लूड क्यों कर रहे हो सर? 210 में से 10 माइनस करिए ना, तो आ गया 200। 200 तो हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक, दूसरे में क्या बोल रहा है कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ 5 ऑफ दिस एम्प्लॉय लीव द कंपनी? इनमें से 5 छोड़ के चले गए। तो हमने तो क्या पढ़ा था, करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप कंपनी में हो या नहीं हो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए तो कंपनी का काउंट कितना आएगा? 200 ही आएगा। हम तो पूरे 10 को माइनस करेंगे। आप एम्प्लॉयमेंट में हो या नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, एक पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर 150 शेयर होल्डर्स हैं, 4 डायरेक्टर हैं। अब हुआ क्या, इन 150 शेयर होल्डर में से 47 शेयर होल्डर्स और इन 4 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर की डेथ हो जाती है एपिडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से। ये 47 मेंबर्स और 2 डायरेक्टर्स मर जाते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या टाइम फ्रेम है कंपनी के पास कि वो नॉन कंप्लायंस को ठीक करे ताकि कंपनी का स्टेटस बना रहे। अभी कंपनी क्या है? अभी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स मिनिमम होने चाहिए? 7, और डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 3। इस कंपनी में शेयर होल्डर कितने हैं? 150, उसमें से 47 की डेथ हो गई। तो 150 में से 47 की डेथ हो गई तो बचे कितने? 103।
तो भैया 7 होने चाहिए, 103 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बराबर चल रही है। तो हमने बोला कि हाँ, नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से तो आप ओके हो। दूसरी बात कर लो, हमने क्या बोला था, मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3। अभी डायरेक्टर कितने, 4। 4 में से 2 चले गए तो बचे कितने, 4 में से 2 गए सर, बचे 2। तो भैया बात तो 3 की थी ना, तो 2 से 3 करो अपने आप को वापस। इसके लिए कितना टाइम पीरियड अलाउड है, ये दिया हुआ है सेक्शन 149 के अंदर। सेक्शन 149 में क्या लिखा हुआ है कि हर पब्लिक कंपनी को मिनिमम 3 डायरेक्टर रखने। और 161(4) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो जो डायरेक्टर्स हैं वो कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, फिर बाद में आप शेयर होल्डर से रेटिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 हम लोगों का खत्म हो गया है, जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कशन किया। किस चीज का इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 2 को पूरा पूरा जितना कंप्लीट कर सकते थे, स्टडी मटेरियल को पूरा देखा, साथ ही साथ जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 के डिस्कशंस को यहाँ करेंगे ख़त्म। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व दैट। साथ ही साथ बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रिवीजन वीडियो, और बताइएगा कि नेक्स्ट कौन से चैप्टर के रिवीजन वीडियो के साथ हम आए। ओके, टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।